बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हमजा बड़े खुश है। मैं बहुत खुश हूँ और उसकी वजह खुद ही आपको बताइए। मैं फराह को ये कह रहा था कि फराह जो जापानीज़ गवर्नमेंट है ना, वो हमारी बात बहुत ज़्यादा सुन रही है। फराह ने कहा कि वो कैसे। मैंने फिर फराह को बताया, हुआ ये कि कल हम आपसे बात कर रहे थे कि जापान के अंदर बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं, वहाँ पर मायूसी बहुत ज़्यादा है, कोविड के अंदर हमने मसाइल देखे। तो आज हम आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने एक वजीर जो है उसको तैनात कर दिया है जो समाजी तन्हाई को दूर करेगा, जो लोग अकेले रह जाते हैं उनका अकेलापन दूर करेगा और कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएगा कि खुदकुशी का रेट कम किया जा सके। हाँ, शुक्र आखिरी लाइन ऐड कर दी। मैंने कहा जो पहली वाली थी ना कि समाजी तन्हाई दूर करेगा और डिप्रेशन दूर करेगा, तो वजीर साहब शायद, लेकिन कितना अच्छा इनिशिएटिव है हमजा। कल हम शेयर कर रहे थे कि पिछले कुछ अरसे में ख़वातीन में भी बड़ी तादाद उनकी सामने आई है जो कि खुदकुशियाँ कर रही हैं, और उन्होंने उसके ऊपर एक रिस्पांस किया है, एक अमल किया है, या एक जिसे कहना फैसला किया है। हमारे यहाँ पर भी आपने नोट किया हो, मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से नोट करती हूँ कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है। पिछले दिनों तो बड़ा होलनाक वाक़या हुआ जो माँ ने अपने दोनों बच्चों को, इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह से मुतादिद वाक़यात बच्चों समेत खुदकुशी कर ली या अपनी जान ले ली। सो हमारे यहाँ पर भी इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि ऐसे इनिशिएटिव बिल्कुल ऐसे ही। और ये कितनी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। जापान की गवर्नमेंट 2020 के जो आदादोशुमार उन्होंने जारी किए, 20,919 लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं और ये रेट बढ़ता जा रहा था। और जिसके बाद देखें ऐसी कोई वजारत मौजूद नहीं थी, उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में ये मसला है तो ऐसी वजारत की हमें ज़रूरत है। तो हमें भी अपने मुल्क में देखना चाहिए कि हमें जो एक्चुअल मसाइल हैं उनके लिए शायद हमारे पास डेटा होगा कि कितनी खुदकुशी हुई हैं, कितने अम्मात जो हैं वो वैसी हैं जिसमें कि लोगों ने अपनी जान खुद शायद अगर होगा भी तो बहुत कम रिपोर्ट हुआ होगा, और अगर होगा भी तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा या उसको इतना अलार्मिंगली देखा नहीं जा रहा होगा। लेकिन ये यकीनी तौर पर किसी भी मुआशरे के बेहिसी का, उसके जिसे कहना चाहिए सख्त रवैये का आकाश है कि बाहर रहने वाले लोग जो है वो जिंदगी से इतने बददिल हो जाएं कि कोई एक शख्स ऐसा ना हो जो उन्हें हौसला दे सके, जो उन्हें जीने की उमंग दे सके, जो उनके जो भी मुश्किल है, परेशानी है, उसको बांट सके। और उनका जो वक्त होता है, हर एक बंदे पे आता है एक ऐसा वक्त जो बहुत मुश्किल होता है, उसमें उसका साथ समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो ये एक मुकम्मल साइंस है जिसको अब जापानीज गवर्नमेंट देखेगी और जो वो फैसले करेगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे और अपनी जिंदगियों में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इस सोच से, इस डिप्रेशन से बच सकें। अब सबसे पहले तो फिर सेनेट की बात होनी चाहिए। कल इतना शोर रहा और अब तो लोग बाकायदा जो है ना, बाकायदा लोग जो कुछ नहीं मिले थे उधर से भी, केपी से भी आवाज़ सामने आई कि जी कि हमने बताया कि हम क्यों नहीं मिले हैं। वो खातून जो एमपी उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये जो मामला है हम बता रहे हैं कि हम एहतजाज के तौर पे वज़ीर खुल के बातें जो है ना वो सामने आ रही है, जैसे कहते हैं ना उबल उबल के हकाइक जो है वो सामने आ रहे हैं। और कल क्या हमजा, ये मामला तो काफ़ी अरसे से जारी है। हमेशा से कहा जा रहा था कि सेनेट के इंतखाबात जब होंगे तो पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है पीडीएम का, और कहाँ तक जो है मिड टर्म इलेक्शंस और इंतखाबात और अदम एतमाद की जो बात की जा रही है, ये कितनी जो है अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कितने जो थे कल मुतमईन थे, वो लग रहा था कि वो जैसे जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बड़े मुतमईन नजर आए। तो हालात क्या है वो बड़े अजीब होते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए अवान बाला के नताइज जो इंतखाबात है ना, ये इनके तबले जंग बच चुका है। सेनेट इलेक्शंस में अरका हुकूमत जो है, ये हुकूमत की और अपोजिशन की बड़ी सियासी जंग में बदल गया है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से हुकूमत परेशान है और नाकामी के ताने सुनने वाली पीडीएम में नई जान पड़ गई। हाँ जी, ऐसे ही है। जो कह रहे थे खत्म हो गई, कुछ नहीं रह गया, वो दोबारा से हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। और ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन की जीत हुकूमत के लिए अलार्मिंग भी है और ये एक वार्निंग भी है। हुक्मरान जमात, तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में तो उतार दिए। अब सियासी जमातों की जानिब से लॉबिंग का सिलसिला शुरू हो गया और जो समझा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुकाबला होगा, जिसको हम फाइनल राउंड कह सकते हैं, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का।
बिल्कुल, और इसी के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, इससे कि यही कहा जा रहा है कि अगर 12 वोटों की कमी को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं गिलानी साहब, तो इसका मतलब है कि फिर तहरीक अदम एतमाद लाना तो बाएं हाथ का खेल होगा उनके लिए। और बड़े राब्ते किए जा रहे हैं हमजा। इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त उसके दो सेक्टर्स जो हैं वो बड़ी गर्मा गर्मी की जद में, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ा रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, फ़ोन शॉन किए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ ताल्लुकात सोए हुए वो जो थे एक दूसरे के लिए जज्बात, तो सब जगाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें जहां पर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। हाँ जी, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे, चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर यह कहा। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। ये रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की बात खत्म नहीं, उन्होंने मतलब कि रिमार्क्स दिए हैं, फैसला आएगा तो उसमें पता लग जाएगा कि वो क्या देख रहे हैं। बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे जो सियासी सुलह बन रही है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सेनेट इंतखाबात में इतनी हलचल पहले कभी हमें देखने में मिली है कि अचानक से इतनी चीज़ें बदल रही हैं, इतनी नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं? क्या इस बार सेनेट इंतखाबात में कोई अपसेट हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सूबाई असम्बलियों का ताल्लुक है वहां तो पार्टी पोजीशन वाजी है और कोई बड़ा अपसेट नजर नहीं आता सूबों की सतह पर, तो पंजाब में या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में एक आध देखिए इधर उधर हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा अपसेट नहीं देख सकते। तो जहाँ तक कौमी असम्बली का ताल्लुक है, क्योंकि वहां से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसी भी जमात को कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं है तनहा। हुकूमत भी कई जमातों पर मुश्तमिल है और अपोजिशन भी कई जमातों पर मुश्तमिल है और ये सारी जमातें मिलकर एक इत्तेहाद बनाती है। तो ऐसे में ये जो सीट है इस पे इस वक्त सारी नजरें लगी हुई हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके हामियों की पूरी कोशिश है एक छोटी जमातें जो है उनमें से कुछ न कुछ लोगों को अपना हमरवा बना लिया जाए और पीटीआई के कुछ लोग जो हैं उनसे भी वो राब्ते कर रहे हैं। तो अगर यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो ये यकीनन एक बड़ा अपसेट होगा और जो पाकिस्तान की आइंदा सियासत जो है उसको बहुत मुतासर करेगा। तो बाकी तो आप देख रहे हैं कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी मुश्किल सूरत हाल का सामना है कि उसकी अपनी सफ़ों में दरारें पड़ी हुई हैं और जो फैसले किए गए हैं उनसे इत्तेफाक वहाँ होता नजर नहीं आ रहा। और बलोचिस्तान में भी पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप जो है वो बरकत से इख्तलाफ कर रही है। तो पीटीआई के अंदर जो है कुछ खलफशार बरपा है और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबू न पाया इस पर तो वो दरारें जो है वो बड़े शिकाफों में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल सही सर। दो पॉइंट्स, नंबर एक तो ये कि कल बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात दोहराई कि इस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल नजर आती है। दूसरा ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। पीर को जो नेशनल असम्बली का इजलास हुआ उसके बाद बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने बहुत से दबे दबे अल्फाज में, कुछ ने तो बबांगे दोहल भी ये कहा है कि वो नहीं अपने पार्टी के कैंडिडेट हफीज शेख को सपोर्ट करने वाले। तो अपसेट के कितने चांसेस हैं? ये 12 वोट जो हैं ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हो जाएंगे सेनेट इंतखाबात में हासिल करने में? और अगर ऐसा हो गया तो कोई नया सियासी बहरान जन्म ले सकता है? सूरत हाल क्या हो सकती है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इम्कानात मौजूद हैं सरप्राइज देने के, आप उसे यकसर रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीतने के बाद यकीनन एक बड़ी सूरत हाल तब्दील होगी। हुकूमत को बड़ा शदीद धक्का पहुंचेगा। अगरचे के कानूनी और आईनी तौर पर तो जब तक तहरीक एतमाद मंजूर नहीं होती उस वक्त तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन जो सवाल है एतमाद का वोट ले, लेकिन क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये सूरत हाल पैदा कर सकेंगे? क्या वो सरप्राइज दे सकेंगे? ये एक ऐसा सवाल है
जिसका कतई जवाब मुमकिन नहीं है। सरप्राइज देने वाले जो हैं उनको भी सरप्राइज मिल सकता है, और सरप्राइज देने वाले जो हैं वो सरप्राइज दे भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। शामी साहब, ये बता दीजिएगा, अब कुछ बातें ये हो रही हैं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो इस सूरत में हुकूमत को दोबारा अखलाकी लिहाज से एतमाद का वोट लेने की जरूरत पड़ जाएगी। समझते हैं ये बात दुरुस्त है या कोई ऐसी बात नहीं है? अदम एतमाद लाएं, उसके बाद पीडीएम ले आए, ऑपोजिशन पूरी मिल के ले आए, तो फिर कुछ बात होगी, या अखलाकी तौर पर क्या है? देखिए, आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर तो हुकूमत को कोई ऐसी मजबूरी नहीं है और वो एतमाद का वोट ले। हुकूमत को गिराने के लिए उसके मुखालफों को तहरीक अदम एतमाद पेश करनी पड़ेगी और उसे मंजूर कराना पड़ेगा। यानी अक्सरियत साबित करना जो है वो मुखालफिन की जिम्मेदारी होगी, हुकूमत की नहीं। लेकिन जो सियासी नुकसान होगा, वो इमेज का नुकसान होगा, वो उसके असरात क्या होंगे अभी आप उसके बारे में बहुत तफसील से बात नहीं कर सकते और पेश गोई नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूर समझ लें कि जल्जला जरूर आ जाएगा। किसका कहाँ नुकसान करेगा और किसको कहाँ नुकसान पहुंचाएगा, ये फिर उसी दिन पता चलेगा जब ये वाकया रूनुमा होगा। बिल्कुल सही सर। मुल्की सियासत को जरा एक तरफ छोड़ते हुए आलमी सियासत की तरफ चलेंगे, जहां पर नए ब्लॉक्स और नई अलाइनमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, और स्ट्रेटेजिकली कितना अहम है दौरा श्रीलंका वज़ीर आज़म का, इकनॉमिकली कितना अहम है, इसके खत्ते पे क्या असरात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। आप इस दौरे को और इससे डेवलप होने वाली दोस्ती को, ताल्लुकात को और जो मुआहदे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, श्रीलंका पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है और तारीखी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े सकाफती, तजारती और दिफाई ताल्लुकात कायम रहे हैं। और जब श्रीलंका दहशतगर्दी की लपेट में था तो उस वक्त पाकिस्तान ने उसका भरपूर साथ दिया था और अपने दहशतगर्दों का सर कुचलने में पाकिस्तानी फौज जो है उसने उसका ताउन जो है वो भी उसको हासिल रहा था। तो सार्क के अंदर भी और सार्क के बाहर भी पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। और वजीर आजम इमरान खान जो वहां गए हैं और वजीर आजम की हैसियत से उनका ये पहला दौरा था। इससे पहले वो क्रिकेट कप्तान के तौर पर वहां गए हैं 2 बार शायद, और उस वक्त जब श्रीलंका जो था वो क्रिकेट की दुनिया में अपने आप को जो अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। तो इमरान खान साहब के दौरे की ये इतनी सिग्निफिकेंस है कि एक पुराना दोस्त जो है पाकिस्तान का, उसके साथ ताल्लुकात को उन्होंने रिवाइव किया है या एक तरीके से यह देने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती जो है उसकी। बिल्कुल ठीक है शामी साहब, वजीर आजम का दौरा श्रीलंका शायद पाकिस्तान और श्रीलंका में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा जितना सरहद के पार भारत में डिस्कस हो रहा है। इसकी आप वजह क्या समझते हैं? भारत को क्या मसला है अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात फिर से बेहतर हो रहे हैं? क्या पाक श्रीलंका दिफाई ताउन भारत को चैन से नहीं बैठने दे रहा? उनको कोई फ्यूचर नजर आ रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी? देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ताउन है वो भारत के खिलाफ नहीं है। श्रीलंका के अपने दाखिली इस्तेहकाम के लिए वो ताउन जो है वो बहुत मुस्बत रहा है और नतीजा खेज रहा है। और आज भी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है, सकाफती ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है, तो वो कोई इंडिया के खिलाफ महाजराई नहीं है। कि इंडिया और चाइना जो है उन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में मौजूद है और उसका दायरा जो है बढ़ाने की दोनों मुमालिक कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने अर्ज किया, जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए भारत ने अपनी सरजमीन से हमारे तैयारे जो हैं उनको उड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, तो श्रीलंका ने अपनी हदूद जो है हमारे लिए खोल दी थी। हमें बांग्लादेश जाने के लिए, जो आज बांग्लादेश है उसमें मशरकी पाकिस्तान था, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए श्रीलंका से होकर जाना पड़ता था। और इस लिहाज से श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो तारीखी तौर पर
एक ताउन करते रहे हैं और इंशाल्लाह ये ताउन जारी रहेगा। और आज भी श्रीलंका को पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है, इस्लामी मुल्कों की तंजीम में भी, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के कुछ मामलात भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं और कुछ मसाइल भी हैं। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, उसको महसूस करने के लिए और उसको उसके दायरे असर और सुख को एक थोड़ा पीछे रखने के लिए या पीछे धकेलने के लिए दोनों मुल्कों का ताउन जो है वो काफी बिल्कुल ठीक है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बिल्कुल से बहुत अहम जो गुफ्तगू है वो उन्होंने की है। इस वक्त यकीनी तौर पर ये जो दोस्ती के ताल्लुकात होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बाइडन गवर्नमेंट के आने से और जब दुनिया मल्टीपोलर होने जा रही है, एक राइजिंग चाइना है जो किसी खित्ते में मौजूद है, जिसको कंटेन करने के लिए पॉलिसी है अमेरिका की और वो इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होने जा रही हैं इस खत्ते में जिसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। और ये दौरा इस तमाम तनाजुर में एक बहुत खास अहमियत का हामिल है, जो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी जो नई नस्ल है उसके बारे में भी सोचना है कि वो बड़े हो रहे हैं, ये तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्या वो सेहतमंद हैं या नहीं है ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम इसको सोच नहीं रहे हैं। हमने बच्चों को बच्चा हमारी आंख के सामने रहे यहाँ तक जब महदूद किया। इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हैं लेकिन साथ नुकसानात भी बहुत सारे हैं कि हमने बच्चे को अगर अपनी आंखों के सामने रखा तो सिर्फ घर में रखा, उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया। ठीक है, मुझे बहुत कंसर्न है इस बात पे हमजा कि हमारा एक सिस्टम होता था, एक निज़ाम था। मोहल्ले में अगर कोई भी एक अंकल होते थे, एक के अब्बू जो वो सबके अब्बू होते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगर हम कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ा जाए, रात को मगरिब के बाद बाहर हैं, तो वो रोक के पकड़ लिया करते थे कि तुम इधर क्या कर रहे हो, ये तुम मार्केट में क्या कर रही हो इस वक्त, और ये तुम इस वक्त मस्जिद में क्यों नहीं हो, तुम इस वक्त स्कूल में क्यों नहीं हो। तो ये सवाल जो है ये अब कोई भी दूर से देख के खिसक जाते थे कि ये मतलब कोई भी शख्स जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानता है, आप भागते थे घर की तरफ कि भाई मैं घर चला जाऊं। उससे होता ये था ना कि आउटडोर बच्चों के लिए सिक्योर होता था। अब जब हम देखते हैं कि हर जगह पे दरिंदगी है, हर बंदा मशकूक है, तो वालिदैन ने बच्चों को समेट लिया। और अगर आपको याद हो हमजा, बैक बेंचर्स जो होते हैं उन्होंने यूजुअली जिंदगी में बड़ा फ्रंट लाइन पे परफॉर्म किया। वो सामने बैठने वाले और बड़े हाई अचीवर से बहुत आगे निकल जाते हैं। वजह यही होती है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो खेल कूद में भी हिस्सा ले रहे होते हैं और बहुत सारी और सरगर्मियों का भी हिस्सा होते हैं, तो उनका जहन जो है वो बहुत और तरह से डेवलप हो रहा है। एक वक्त में जाके हमें पता लगता है कि सिर्फ किताबी कीड़ा होना भी दुरुस्त नहीं है। हमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं कि जिनको सीखना होता है और वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाएं। अब हम बात कर रहे हैं सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग पाया जाता है, और दिमाग जो है सेहतमंद होगा जब जिस्म सेहतमंद होगा। और उसके लिए हम मोबाइल एक्टिविटीज़, मोबाइल गेम्स, प्ले स्टेशन, ये गेम्स खेलने के अलावा बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए बाहर निकालेंगे, बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकालेंगे, कोई भी गेम खेलने के लिए, वैसे ही वॉक करने के लिए, एक्टिविटीज भी, डिबेट्स करने के लिए, आप नात के मुकाबलों में उनको करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि हमजा जब आप इस तरह के मुकाबले में उतरते हैं ना तो आप लाइफ स्किल्स सीखते हैं, जो जिंदगी में आपको हारना कैसे है, जीतना कैसे है, मुकाबला कैसे करना है, किसी की जो मुखालफत है उसका सामना कैसे करना है, अपने हौसले को बुलंद कैसे रखना है, दूसरा हार जाने के बावजूद दिल कैसे नहीं हारना। दूसरा अगर जीत गया है और आपको बचपन से ये आदत है कि आप उसको मुबारक देने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इतना निखार लेके आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं वो बच्चे कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कहीं पे हार जाते हैं जिंदगी में भी, आगे जाके बड़े होकर, मैच्योर होकर हार जाते हैं, तो उनको पता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल, तो इसी का नाम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखा गया। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है जिंदगी में हमेशा चाहिए होती है, भले हम खेल के मैदान में हो या ना हो। सो इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अनोखी खानम से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिय डॉक्टर साहब, वक्त निकालने के लिए हम अपने तौर पे जो हमारे जहन में था ये सब बातें शेयर कर रहे थे। आप फरमाइएगा कितना अहम है ये जो एक नई रिसर्च सामने आई जिसके मुताबिक कि बच्चों की जहनी नशोनुमा उनकी जिस्मानी नशोनुमा के साथ मशरूत है। अगर वो एक अच्छी हेल्दी बॉडी नहीं होगी उनकी, तो फिर उनकी जहनी नशोनुमा, जहनी सलाहियतें भी मुतासर होंगी। हाँ, तो बच्चों में जैसे बड़ों में इट्स इम्पोर्टेंट कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल हो, कि इसका मतलब है कि प्रॉपर स्लीप सोने के वक्त सेट होने चाहिए, पढ़ने के वक्त सेट होने चाहिए, मगर बहुत ज़रूरी जो होती है वो एक्सरसाइज भी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च ने दिखाया गया है कि जो बच्चे जो हम बचपन में इनकरेज करते हैं बाहर जाकर खेलें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो जब वो बड़े हो जाते हैं ना
तो उस वक्त भी ये इस किस्म की एक्टिविटीज ये सर्च करते हैं, तो दे मेंटेन देयर हेल्दी हैबिट्स, तो ये हेल्दी हैबिट्स मेंटेन हो जाती है, तो आपके पास एक बच्चा है जो बड़ा होकर हेल्दी एडल्ट बन जाता है। तो वो तो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं, और आप सही भी बोल रहे थे कि मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एबिलिटीज एंड सोशल इंटरेक्शन, ये कहलाता है सोशल इंटरेक्शन। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और ऐसी मुल्कों में, इसके हम अपने बच्चों में बहुत टाइट पकड़ते हैं, बोलते हैं कि बैठकर पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और आजकल पैंडेमिक तो के दरमियान ये एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट, आप देखेंगे कि ये बच्चे जो 1 साल से घर पर बैठकर सिर्फ स्क्रीन पर लोगों को देख रहे हैं, स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर सब कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स थोड़ी सी डर महसूस कर रहे हैं कि हम बच्चे को घर के बाहर भी नहीं भेज रहे थोड़ी सी खेलने के लिए, हम बस बच्चे को अंदर रख रहे हैं। इन बच्चे की जो मेंटल हेल्थ, जो मैं प्रैक्टिस में देख रही हूँ, छोटे 3-4 साल के बच्चे की जो मेंटल हेल्थ की एक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रही है इज वेरी सीरियस। इन बच्चे जो ये ज़्यादा मार रहे हैं, रो रहे हैं, अग्रेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत नहीं है कि सिर्फ अकेले घर पर सिर्फ फैमिली के साथ रहे हैं, दे यूज्ड टू द सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। बिल्कुल सही। और जब मैंने इनकरेज किया था कि आप बबल्स बनाएं 1-2 फैमिलीज के साथ, जो आपको पता है कि ये सेफ है, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, आप इन लोगों को अपने फैमिलीज के अंदर इंक्लूड करें ताकि ये बच्चे की थोड़ी सी इंटरेक्शन हो। जब उन्होंने ये शुरू किया था, द चिल्ड्रन चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। तो आप बस ये सोचें कि अगर इन द लार्ज स्केल, ये तो एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, मगर इन द लार्ज स्केल अगर आप अपने बच्चे को फोर्स कर रहे घर पर बैठकर दिन रात पढ़ना, और फिर जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो टीवी देख रहा है, स्क्रीन टाइम देख रहा है, तो द सोशल इंटरेक्शन एबिलिटी इज नॉट देयर। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये कहना आसान है, लेकिन अगर आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड लें तो बाप बेचारा अगर जाता है दफ्तर, तो उसको तो दफ्तर वाले कहते हैं जब तक सूरज ना डूब जाए आपके घर जाने का काम क्या है, आप 8 घंटे की शिफ्ट नहीं, आप 12 घंटे पूरे करें यहाँ पे, और वो करते हैं, वो मजबूर हैं अपनी नौकरियों के लिए। उनके पास ना हिम्मत होती है इतनी, ना वक्त होता है कि वो बच्चों को बाहर ले जा सके। ज़्यादातर ख़वातीन घरों के अंदर है और वो भी बाहर ले जाने के काबिल नहीं होती, उनके पास सोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, पार्क्स दूर होते हैं, हर पार्क पे अब हमने बना दिए हैं, कोई फ्लैट्स बन गए हैं जी, वहाँ पे मुख्तलिफ मकानात बन गए, ये पार्क कल्चर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो हल क्या है फिर इस मसले का? अगर हमें ये मसले सामने आना शुरू हो गए तो व्हाट विल यू सजेस्ट, हाउ टू कोप विद इट? हमें कल्चर चेंज करनी है, हमें कल्चर चेंज करिए। मेरे पास माँ बाप हैं जो वही है, माँ या बाप काम कर रहे, रात देर तक काम कर रहे, तो क्या होता है, दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ टैग टीम। इसका मतलब है अगर एक जो देर से काम करता है वो सुबह के सारे बच्चे का काम करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे, बिकॉज द थिंग इज ये सिर्फ यही बात नहीं है कि बच्चे को बाहर ले जाने के लिए, मगर पेरेंट के साथ इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर माँ या बाप बहुत देर से काम कर रहा है, whoever is the bread earner, तो ये सुबह में नाश्ता सारा बच्चा के साथ करते हैं, तो थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाती है। एंड हमें ये एज अ होल कल्चर चेंज करनी चाहिए। यूरोप में मोर अवेयरनेस आ रही है अबाउट मटर्नल लीव, पैटर्नल लीव भी आती है कि अगर बाप घर में एक बच्चा पैदा हुआ, आप बाप है ना, तो आपको भी लीव मिलता है ताकि आपको उसके पास टाइम है बच्चों के साथ। सो इट्स अ होल कल्चरल थिंग दैट नीड्स टू चेंज। तो ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है, मैं सिर्फ नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं आपको टाइम लगना है, मगर अगर इट्स अबाउट द जॉब, इट्स अबाउट द होल कल्चर दैट नीड्स टू चेंज। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि पेरेंट्स को पहले समझाना कैसे है? पेरेंट्स को तो 99% मार्क्स चाहिए जो दूसरे बच्चों के साथ compete करने के लिए आपका बच्चा हासिल करे। पेरेंट्स को हम क्या समझाएं? 99% वाला मार्क्स वाला वो बच्चा बेहतर है जो बहुत ज़्यादा शाय है, जो किसी से बात नहीं करता, घर में मेहमान आते हैं तो उधर से भाग जाता है, उनके दरमियान नहीं बैठता, या फिर 80% लेने वाला वो बच्चा बेहतर है कि जो सबसे बात भी अच्छे तरीके से करता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी है? किस तरह से हम पेरेंट्स को समझाएंगे? 80% वाला तो बेहतर है, 40% वाले की भी बेचारे की बात करें ना, 50% वाले की भी बात करें कि उसको भी तो उसके नंबर नहीं आ रहे होंगे, कोई और एबिलिटी तो होगी उसके अंदर। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलूंगी, आप लोग सोचते कि मैं कामयाब हूँ। आई मीन आई हैव अ PhD फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज, ठीक है, मैं पाकिस्तान में आई एम द डायरेक्टर ऑफ द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ ऑफ IRD एटसेट्रा। मैं एक चीज बोलूँ, स्कूल में मेरी मार्क्स बहुत बुरे होते थे,
क्योंकि मैं डिसलेक्सिक हूँ, आई हैव अ लर्निंग डिफिकल्टी, ठीक है। तो मैं कभी जिंदगी में इतनी ऊंचे मार्क्स नहीं ला सकती लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस में मेरे मार्क्स टॉप थे, इंपीरियल में आई ग्रेजुएटेड विथ मेरिट एटसेट्रा, साइंस नॉट एन इश्यू। मगर अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हैं लिटरेचर, हिस्ट्री, ये सारी चीजें करनी, मुझसे नहीं हो पाता, ठीक है। दैट इज नॉट फेयर। आई वॉज लकी, मेरे पास ये एक आई वॉज वेरी लकी कि मेरी जो माँ बाप थे, मेरी जो टीचर्स थे, उन्होंने अर्ली आइडेंटिफाई करके देखा था कि ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, बस ये काम नहीं कर सकती जैसे दूसरे बच्चे, ठीक है, और मैं बहुत कामयाब हो गई हूँ। तो आपको ये एक बात याद रखना, ये एक अंग्रेजी फ्रेज है कि अगर आप कोशिश करें एक मच्छी को परिंदा बनाने के लिए, आप जिंदगी भर फेलियर हो जाएंगे। तो अगर आप फोर्स करेंगे आपके बच्चे को कुछ करवाने के लिए जो इसकी व्हाट यू कॉल कैपेबिलिटीज नहीं है, तो द चाइल्ड इज गोइंग टू फेल, एंड ये जिंदगी भर सोचेगा कि मेरे अंदर कोई व्हाट यू कॉल कैपेसिटी नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। हर बच्चे में एक चीज होती है जो टैलेंट होती है, आपको ये ढूंढना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे, अगर बच्चा आर्टिस्ट है और उसको मैथ्स करना नहीं आता, तो आप उसके ऊपर क्यों बैठे हुए, पास हो रहे, जिंदगी के लिए जो मैथ्स इंपॉर्टेंट है इसको मिल रहा है, दैट्स फाइन। फोर्स नहीं करना, आपको देखना है, फोकस करना है कि बच्चा की टैलेंट्स क्या है, ठीक है। वेल राउंडेड एजुकेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है हमारे मुल्क में। तो आपको पता है कि मैं 5 साल पहले बाद आई हूँ, 20 साल के बाद पाकिस्तान, और 40 उम्र के जो लोग हैं ना, 40 हमारी उम्र में, 40 उम्र के ऊपर, वो अपने माँ बाप से डरते हैं, अपने माँ बाप के साथ बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं ये they'll get angry, हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, चीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें सब कुछ छुप छुप के से करना होता है, ये सारी चीजें, ये सब गलत है। और फिर जैसे आपने बोला है, अगर ये बच्चे ये सोशल इंटरेक्शन लर्न नहीं करते, अगर ये बच्चे लर्न नहीं करते कि फेलियर ओके, फेलियर का मतलब नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म, फेलियर का मतलब है कि तुम्हें सीखना है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का साहब बनी। पहली सीढ़ी ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें। बिल्कुल सही। और उसके बाद ये है कि तालीम का मतलब ये होता है कि उन्हें जिंदगी गुजारने का हुनर आ सके। अगर उन्हें लोगों से मिलना जुलना नहीं आता, और ये जो दौर है इसको कहा गया कि टीम का दौर है, टीमिंग का दौर है, जो लोग रखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इस सेंचुरी में कामयाब हो गए। जैसे पिछली सेंचुरी इन्फॉर्मेशन की थी, ये कम्युनिकेशन की है। सो पीपल हु कैन कम्युनिकेट बेटर, वो इस दुनिया में ज्यादा कामयाब जो होंगे, भले वो किसी भी फील्ड में, उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। अपने बच्चे को आप खुद आइसोलेशन में फेंक देते हैं, फिर आप बच्चे पे एतराज करते हैं। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान में, और आपके साथ शेयर करेंगे एक और बड़ी जबरदस्त अपना मौके। अब अपना मौके हम आपसे शेयर करेंगे। कमिंग बैक टू लाइफ, सियासत एक चीज है और जिंदगी जो है एक चीज है। सो जिंदगी की अगर बात करें तो एडवेंचर से भरपूर खेलों पर मर्दों की इजारादारी खत्म हो गई। ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हाँ, इजारादारी खत्म होती जा रही है, और ये मजीद होनी चाहिए। ये समझा जाना कि ये काम तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये बहुत गलत बात है, और इसको गलत साबित करना पड़ना था, जो अब गलत साबित किया जा रहा है। जैसे चूंकि मुझे दिलचस्पी आर्कियोलॉजी से बहुत ज्यादा, तो मैंने स्टडी किया, तो उसमें पता कुछ रिसर्चेस सामने आई हैं, और कदीम गारों से कुछ ऐसे ढांचे निकले हैं जिस पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि वो शिकारियों के ढांचे, और वो शिकारी औरतें थीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ख्वातीन जो है मतलब ये इतनी भोली भाली नहीं है। हाँ, आज से नहीं है कि ख्वातीन जो है मुश्किल और चैलेंजेस के काम करें। सोसाइटी जो है या मुआशरा जो है वो उनको महदूद करता है, उसके अपने तकाज़े हैं कुछ। दिल के खुश रखने का सामान ना समझा जाए, इनको इस कदर भी आसान ना समझा जाए, ये हर काम कर सकते हैं। अगर हजारों साल पुरानी जो गार हैं और उसमें से इंसानी ढांचे बरामद होते हैं, और उसमें जैसे कह रहे मुश्किल हथियार लिए हुए ख्वातीन जो है वो शिकारी निकलती है, तो इसका मतलब ये कि वो जो कहते हैं ना कि मर्द जो है वो शिकारी होता था और औरत जो है वो घर को देखा करती थी, तो वो मिथ भी बड़ी हद तक चैलेंज होती दिखाई दे रही है। कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स, जिसका जिक्र कर रहे हैं, अपने हीरोज की हमने बात करनी है, हमने बताना है कि ये कौन सी लड़कियां हैं
जिन्होंने ये सारी जो बातें होती थी ना, ये मर्द ही कर सकते हैं, वो उड़ा के इधर दूर फेंक दी और हम सब। फरा तो बहुत खुश होती है, मैं भी बहुत खुश होता हूँ। फरा मुझे वैसे कहती है, देख रही होती है कि ये वाकई खुश है या ऊपर से प्रिटेंड कर रहा है। एग्जैक्टली ये मैं सिर्फ हमजा को नहीं, मैं हर मर्द को बहुत गौर से देखती हूँ और मैं अक्सर लोगों से सवाल भी करती हूँ। मैं कहती हूँ आप सब बेटियों को पढ़ा रहे हैं ना, अपनी बेटियों के लिए सब कितने पोजेसिव होते हैं। जाना तो उन्होंने इसी दुनिया में है, अगर हम उन्हें इस दुनिया को इनके रहने के काबिल नहीं बनाएंगे, उनके बाहर जाने के काबिल नहीं बनाएंगे, तो जितना मर्जी उन्हें आप तालीम दिलवा लें, जितना मर्जी आप उनको कोशिश कर लें कि वो एक्सेल कर सकें, ये मुआशरा, ये लोग, इनका रवैया, इनकी सोच उन्हें जीने नहीं देगी। अब हम ना एक गली से, एक सड़क से शुरू करते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि कोई आगे ट्रैफिक ब्लॉक है तो ये कोई खातून गाड़ी चला रही होगी और इसलिए ये ट्रैफिक ब्लॉक हुई होगी। ये आम हमारी एक सोच है, एक आम माइंडसेट है। लेकिन ये रेस के मैदान में बेहतरीन ड्राइवर जो हैं वो लड़कियां हैं, और पाकिस्तानी ये जो लड़कियां हैं कमाल करती जा रही हैं। और आपको हम ऐसी ही दो बाहिम्मत सहेलियों से मिलवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र गाने वाली रेसर है। 18 साल पलवशा जीप रेसर हैं और 21 साल मायरा जो हैं वो नेविगेटर हैं। और ये जो है ना बड़ा टेक्निकल सा, ये स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं। ये जोलिस्तान जीप रैली में इन्होंने हिस्सा लिया है और वहां पर इनका कॉम्बिनेशन जो है इन्होंने सबको हैरान कर दिया है। पलवशा और मायरा जो है कौमी सतह पर फुटबॉल भी खेलती हैं। दोनों सहेलियों के उनके घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया है, जिसकी वाज़ेह हमें मिसाल सामने नजर आ रही है, जिसकी हमें नताइज सामने नजर आ रही है। दोनों में एतमाद भी है, जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन भी है और मुश्किलात का और हालात का मुकाबला करने की ताकत भी है। सो इस सवाल से बातचीत करेंगे पलवशा एंड मायरा से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पलवशा एंड मायरा, वी आर सो प्राउड टू हैव यू। कैसी हैं आप लोग? यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा कि ये रेसर्स हैं जो हमारे सामने बैठी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे तो यू लुक जस्ट अनदर गर्ल, मतलब इतना सिंपल सी, शर्माने वाली, घबराने वाली, परेशान हो जाने वाली। सो पलवशा, दोनों में से बड़ा कौन है? मायरा। मैं। चलें फिर छोटे से शुरू कर लेते हैं। जी पलवशा, आप बताएं कि आपका काम ज़्यादा मुश्किल है या मायरा का काम ज़्यादा मुश्किल है, और कैसे एक दूसरे को आप हेल्प आउट करते हैं? दोनों का काम अपनी अपनी जगह काफ़ी टफ है। सिंस मैं ड्राइवर हूँ और मायरा जो है वो नेविगेटर है, तो देखा जाए तो जो ड्राइविंग जो होती है वो नेविगेशन पे डिपेंडेंट होती है, तो मायरा का काम मुझसे थोड़ा ज़्यादा टफ है। ठीक है। अच्छा मायरा, अगर आप इन्हें कहें कि टर्न राइट, तो ये बगैर पूछे कि राइट पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मोड़ लेती हैं आपके कहने पे? नेविगेशन पे आपकी ट्रस्ट करती हैं, आप लोगों का इत्मीनान है इतना? जी, इसने मतलब एक ड्राइवर को ज़रूरी है कि वो एक नेविगेटर पे ट्रस्ट करे, तो मतलब इसने मेरे पे ट्रस्ट किया है। तो अभी मतलब हमने पहले से ही मैं इसको बता देती थी ये टर्न आने लगे हैं, अभी यहाँ पे शार्प टर्न है, यहाँ पे अभी ये है, तो हमने पहले से ही आपस में प्रैक्टिस वगैरह की हुई थी। ये एतमाद तो बहाल होते होते एक दूसरे पर होता है। कितने अरसे से पलवशा आप दोनों सहेलियां हैं, एक दूसरे से क्या कभी लड़ाई भी हो जाती है रेस के दौरान? तुमने मुझे गलत क्यों बता दिया, तुम्हारी वजह से ये मसला हो गया, इस तरह भी होता है? जी एक दो बार हमारी रेकी के बीच में ये हुआ था, हम ऑफ ट्रैक हो गए थे, तो उसमें जो है मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया था मायरा पे। अच्छा, आपने मायरा पे गुस्सा किया था, और मायरा ने कैसे लिया उस गुस्से को? मायरा, जब कभी ऐसा होता है और सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाता है कि ये तो किया ही सब तुमने है, तो पहले नहीं देख सकती थी? मायरा इंटरनेट पे डाल देती हूँ कि इंटरनेट का मसला। नहीं, इसके बाबा ने पहले ही बोला था कि ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो फिर तो रेस कंप्लीट नहीं कर सकोगे। तो बस मैंने फिर इग्नोर की चीज़ें साथ साथ, क्योंकि रैकी के टाइम पे बस हमारा था, लेकिन रेस हमने बहुत फ्रेंडली माहौल बना के और बस हम पूरे रास्ते बातें करते करते हमने फिनिश किया था। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए मायरा, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की दोस्ती में यू आर द केयर टेकर एंड पलवशा इज द, जिसे कहना चाहिए ना, वो जब एक पैम्पर्ड बच्चा होता है ना जिसको सारे ही मिलकर लुक आफ्टर कर रहे हैं, इज इट सो? और दोस्ती में आपकी उम्रों में फ़र्क है, तो दोस्ती जो है ये कैसे हुई? कजन्स हैं, नेबर्स हैं, क्लास फेलोज हैं? हम लोग फुटबॉल साथ खेलते हैं। मैं पोपो एफसी की फ़ुटबॉल टीम की कैप्टन हूँ, ये मेरी टीम में खेलती है, तो वहीं से हमारी दोस्ती हुई थी और वहीं पे बस हमारा यहाँ तक आना हुआ है। और मेरी ऑब्जर्वेशन सही है जो मैं कह रही हूँ? आपको भी लग रहा है? मुझे भी ये लग रहा है कि बड़े क्या आप ज़्यादा ख्याल करती हैं? नहीं, ऐसा तो है
प्यार से तो रखा हुआ है, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पैम्पर किया हुआ है या ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा पलवशा, आप हमें ये भी बताएं ना कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, कैसे खुद पर ये एतमाद हुआ कि हम दोनों ये कर सकती हैं, किस किस ने सपोर्ट किया, किस किस ने रोका? ये तो लड़कियों के बस का काम ही नहीं है। मेरे जो फादर हैं वो खुद रैली ड्राइवर हैं, तो वो पिछले 2 सालों से वो जो है रैली कर रहे हैं। तो पिछले साल मैं उनके साथ थल रैली पे गई थी, तो जब मैंने उनको वहाँ पे रेकी करते हुए देखा, मैं उनके साथ गई, तो मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट हुआ डेवलप इस चीज़ में, और बस इसी तरह। ठीक है। अच्छा मायरा एंड पलवशा, दोनों से सवाल है, आप दोनों इस सवाल का जवाब जो है वो दे सकती हैं, बल्कि दोनों दीजिएगा। कहते हैं कि जो लोग स्पोर्ट्स में चली जाती हैं ना लड़कियां, ज़रा टॉम बॉयश हो जाती हैं, वो ज़रा ना अपने आप को लड़की की ज़रा उसमें कम और ज़रा लड़कों के रवैये और अंदाज में ज़्यादा ढाल लेती हैं। आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इतना टफ स्पोर्ट, इतना मुश्किल किस्म का एक एडवेंचर जो है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। आप जैसे मैंने शुरू ही यहाँ से किया है कि आपने अपनी जैसे कहना चाहिए निस्वानियत को भी उसी तरह से मेंटेन किया हुआ है, येट एन एडवेंचर गर्ल। तो ये सही है ऐसा, मतलब ये जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ? डिपेंड करता है कि हर कोई अपने आप को किस तरह रखना चाहता है। अब जिस तरह हम लोग फुटबॉल में भी हैं, क्लाइंबिंग में भी हैं, साथ रेसर भी हैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम वही कपड़े और उसी तरह के हर टाइम पहन के फिरेंगे। हमें हर माहौल के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है हर जगह पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड पलवशा? हाँ जी, बिल्कुल, हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V दबा दिया हमने, जवाब जो है ना वो मायरा का कॉपी करके पलवशा के आगे भी लिख दिया है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो अभी आपने जीप रैली में हिस्सा लिया, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना मज़ा आया, वहाँ पर जो लोग थे उनका रिस्पॉन्स कैसा था? एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिफरेंट था। रोड पे गाड़ी चलाने से काफ़ी डिफरेंट होता है एक डेजर्ट में गाड़ी चलाना, तो उस लिहाज से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और सिंस ट्रैक काफ़ी टफ था, तो हमारा आपस में भी जो है उसको लेके काफ़ी बहस हुई, तो हमने अपना भी जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा किया उस हिसाब से। तो ये है कि काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारा। अच्छा, अगर इनके रोल्स हम उलट कर दें, मायरा को हम ड्राइवर बना दें और पलवशा को नेविगेटर बना दें, तो क्या गाड़ी चलेगी? पलवशा, आप मायरा के साथ बैठने को तैयार होंगी? जी बिल्कुल। मायरा सिंस मुझसे सीनियर है और मेरे से ज़्यादा टाइम से ये गाड़ी चला रही है। तो फिर ये कैसे तय हुआ कि ये नेविगेटर होगी और पलवशा ड्राइवर होगी? मायरा, ये कैसे तय हुआ था? क्योंकि पलवशा के बाबा खुद रेसर हैं, तो पलवशा की गाड़ी थी वो, और पलवशा को भी शौक है इस चीज़ का, तो क्योंकि पलवशा के बाबा भी रेसर हैं, तो उन्होंने इसको ही कहा कि इस फील्ड में आगे जाने के लिए। फिर मुझे इसकी मामा ने बोला था कि उनको इस तरह एक नेविगेटर चाहिए जिनको गाड़ी वगैरह का पता हो, तो फिर इसकी मामा ने फिर मुझे कहा कि आपको भी हमने लेके जाना है साथ, तो आपने भी हमारे साथ जाने हैं एज ए नेविगेटर। ठीक है। तो मायरा, हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि मायरा गाड़ी चला रही होगी, मायरा भी रेस में उसी तरह से एक रेसर के तौर पर हिस्सा ले रही होंगी, और साथ आपने पलवशा को बिठाया होगा ताकि वो जो एक दफ़ा नेविगेशन की वजह से लड़ी थी वो भी हिसाब बराबर हो जाए। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था कि सिर्फ मैं ले रही थी, ये भी इसने भी मुझ पे बीच में एक बार गुस्सा किया था कि तुम गलत हो गई हो ट्रैक से, जबकि मुझे तो ट्रैक बताने वाली ये खुद थी। तो वो हमारे बीच में थोड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम था तो बहुत कंफ्यूजन भी हो रही थी कि कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन रेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फिनिश की, और रेस के टाइम पे हम लोगों को ऐसे लग रहा था बस हम पार्टी करने जा रहे हैं, हम ऐसे बातें कर रहे थे बस आपस में। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो आप लोग जब चल रहे हैं तो फिर चोटें तो लगेंगी। मुझे बताएं, खौफजदा होती हैं या डर लगता ही नहीं है आप लोगों को इतना टफ एडवेंचर में जाते हुए? टायर ख़राब हो जाए तो कौन टायर बदलेगा? हम खुद ही बदलेंगे, क्योंकि हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप दोनों अपनी एजुकेशन के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि आप लोग जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो जी प्लीज कंटिन्यू।
जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले से सीखी थी कि कैसे टायर चेंज करना है और इंजन को कैसे चेक करना है, ऑयल, पानी वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी सीखा था। मेरे बाबा ने सब कुछ मुझे बताया था। तो इसलिए हम खुद कर लेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। चलें, वेरी गुड। आप लोग अपनी पढ़ाई के हवाले से हमें एजुकेशन के बारे में भी बताएं कि क्या पढ़ा है आपने, अभी दोनों पढ़ रही हैं? मैं TMUC रूट्स मिलेनियम से बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हूँ। और मैं वेस्टमिंस्टर एकेडमी से A levels कर रही हूँ। अच्छा, अभी ना हम लोग एक बात करके हटे हैं और वो ये था कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, ये आपकी जहनी काबिलियत पे भी असरअंदाज होती है। एक रिसर्च है जो सामने है और हम तो पुरानी सुनते आ रहे हैं कि जो सेहतमंद जिस्म होता है वो सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो एडवेंचर किया है और इस तरह के एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करती हैं, फुटबॉल भी खेलती हैं, जीप रैली में भी जाती हैं, क्लाइंबिंग भी करती हैं, फ़र्क पड़ता है आपके हाल में इससे कोई आपकी मेंटल कैपेबिलिटी पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे, आपके तालीमी काबिलियत पे? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बंदे में और कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस होता है। और हम लोग मतलब अभी क्योंकि हम लोग 8 साल से फ़ुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो हम लोग नेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर्स हैं। हमने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में रिप्रेजेंट भी किया है। तो उस सारी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। एक मैसेज जो घर में बच्चियाँ आपको देख रही हैं, उनके लिए आप दोनों क्या देना चाहेंगे? दोनों बारी बारी, पहले मायरा और फिर पलवशा, आप एक मैसेज दे दें। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलें, लेकिन कई दफ़ा पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते और लड़कियों को शौक़ होता है तो वो अपने राइट के लिए फ़ाइट करें। और अगर उनको शौक़ है और वो अगर चीज़ों में आगे जाना चाहती हैं तो वो आएँ, उनको हम हेल्प करेंगे उनको। और लेकिन उनको अपने ड्रीम्स घर के अंदर बैठ के उनके पूरे नहीं हो सकते। वो स्टेप लेंगे तो वो आगे निकलेंगे। तो उनको निकलना चाहिए इस फील्ड में जिस चीज़ में उनको शौक़ है। वेरी गुड। अच्छा, फुटबॉल में अपनी अपनी पोजीशंस भी बता दें। कौन जो है वो डिफेंडर है और हाँ, पलवशा डिफेंडर है और मैं मिड पे खेलती हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, पलवशा और मायरा, कि आप सबसे मेरे पास हिस्सा बनी और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप आई और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो फरा, इन सब चीज़ों के बाद, इतनी अच्छी खबर के बाद मुंह मीठा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना? करवाएंगे। मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगा। और हर शहर की जो है ना कोई हम सर बहाना ढूंढ लेते हैं खाने का, मतलब कभी आप चेक करें, मुंह मीठा करने के लिए कभी बोर हो गए तो खाना। आप आर्ट चेक करें, कैसे मैंने लिंक किया ना खाने पीने की चीज, आर्ट ऑफ ईटिंग। खैर, कोई ना कोई, आपको पता है आपका भी इलाका है, वहां पर भी कोई ना कोई खाने की चीज मकबूल है, आप मुझे बताएं, मैं जरूर वो टेस्ट भी करूंगा और शेयर भी करूंगा। मियां चन्नू की खालिस जो खोए से तैयार की जाने वाली बर्फी है ना, वो इस शहर की पहचान है और सब लोग इसको बहुत ज्यादा जो है पसंद करते हैं। अच्छा, अगर ये बात है ना तो मेरे शहर गोजरा, मेरी वालदा के शहर गोजरा की मिठाई भी, बर्फी भी बहुत मशहूर है। आप खिलाएं ना कभी फरा। ओके, ठीक है। उधर नसीम मौजूद है, नसीम से जानते हैं, नसीम बर्फी तो यहाँ पे बनती है, इसकी क्या खास बात है जो मियां चन्नू में तैयार हो रही है? खुशी का कोई भी त्यौहार हो, मियां चन्नू की खालिस खोए से तैयार बर्फी अगर उस त्यौहार पर ना हो तो खुशियों का मजा दुबाला ही नहीं होता। ये बर्फी शहरी जहां खुद शौक से खाते हैं, वहीं अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भिजवाते हैं। जो मियां चन्नू की जो सुगात है वो मशहूर बर्फी है मियां चन्नू की, जो हमारे रिलेटिव रिश्तेदार वो स्पेशली ऑर्डर करते हैं, हमें वो मशहूर मियां चन्नू की सुगात जो बर्फी है वो हमारे लिए भेजे। बर्फी की तैयारी की बात करें तो कारीगर कारखाने में खालिस दूध को 8 घंटे तक पकाते हैं, फिर खोए को तैयार करके छोटे छोटे टुकड़े करके दुकानों की जीनत बनाया जाता है। बर्फी की जो धूमें हैं वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी हैं। स्पेशली जब हमारे घर मेहमान वगैरह आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें जो मियां चन्नू की जो बर्फी खिलाई जाए। लजीज बर्फी पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत बैरून मुल्क भी बेहद पसंद की जाती है। कैमरा टीम के साथ नसीम अब्बास, 92 न्यूज़, मियां चन्नू। बिल्कुल सही। हमजा मैं इतनी शौकीन होती थी बर्फी की कि मेरे सारे कजन्स की ड्यूटी होती थी कि हर महीने में एक ने गांव से आना है और जिसने आना उसे वो बर्फी लेकर आना। तो अब आप नहीं खाती? अब भी बहुत खाती। अच्छा, चले, अब ये जब आएगी ना हमें गोजरे की बर्फी, जब अब मिठाई आएगी तो मैं फिर खा के आपको बताऊंगा कैसी। अभी हम ब्रेक लेते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मिठाई जल्द से जल्द आ जाए। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। बहुत ही अहम मामला है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं, वीडियो सामने आती है तो देखते भी हैं, हम अपने मोहल्ले में भी उन मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन उनको बेहतर कैसे किया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भाई भाई से लड़ रहा होता है, वालिदैन की इज्जत नहीं की जा रही होती, फिर सास बहू का मामला हो या फिर एक शख्स एक घर में ब्याहा जाता है, उसके उधर ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, वो उनको कमतर क्यों समझता है, ये वो चीज़ें हैं जो आज सिखाई ही नहीं शायद जा रही। बिल्कुल। सो ख़ानदानी निज़ाम की अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशानी है वो ये है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है वो बिखरता चला जा रहा है। उसमें समझ नहीं आ रही कि इसको समेटेगा कौन, ये किस असूल के ऊपर कायम होगा, किसने बर्दाश्त करना है, कौन टीम ए कौन टीम बी होगा, अगर दोनों ने बराबर चलना है तो उनके आपस में हकूक़ व फ़राइज़ का बैलेंस क्या होगा, वो बैलेंस जो है उसको कायम रखने की जिम्मेदारी किसके सर आएगी। ये तमाम वो मामलात हैं जिनका शाखसाना हमें मुख्तलिफ ऐसे दिलखराश वाक़यात की सूरत में मिलता है, जहाँ पे अदम बर्दाश्त हमें और तशद्दुद जो है वो नज़र आता है। भले वो बुज़ुर्गों के साथ हो, भले वो बच्चों के साथ हो, भले वो अपने साथ के लोगों के साथ हो, वो रोड रेज हो, या वो घरों के अंदर खामोशी के साथ वो तशद्दुद है जिसमें ख़वातीन को डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है। ये गंभीर सूरत हाल, इसका हमें सामना, अगर आपको याद हो हमने शुरू भी यहाँ से किया कि जापान ने अगर एड्रेस किया अपने इस सोशल आइसोलेशन को, एक मिनिस्ट्री कायम कर दी है, तो हमारे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, हम अमल ही नहीं कर पा रहे हैं इस मामले के ऊपर। ये सब कैसे हो गया कि रात में ऐसा हुआ कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो गया, या हमने ख़ानदानी निज़ाम को समझा ही नहीं है और हम वेस्ट की जानिब चल पड़े और ख़ानदानी निज़ाम के साथ हमने आखिर क्या कर दिया है, और सब कुछ फरा हुकूमत पे डाल देने से भी नहीं होता है। हमारे घर का माहौल, हमारी तरबियत जो है उसमें मसला क्या आया, इसी पर हमने आज बात करनी है और बहुत अहम मामला है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फारूक अल-कादरी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त देने के लिए। मुफ्ती फारूक अल-कादरी साहब, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, एक मजहबी तौर पे देखा जाए तो हमें पता है कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, हमने वो हकूक़ कैसे निभाने हैं, वालिद लड़के के हों या लड़की के, दोनों के एहतराम जो है वो लाजिम है। ये कैसे हो गया कि बहू जो है उसके अंदर से ये हया भी ख़त्म हो गई, ये बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई, वो अपनी मुअम्मर सास के ऊपर तशद्दुद करती रही, उसको ये भूल गया कि बुढ़ापे की उम्र को उसने भी जाना है और इसी तरह से इसी बेबसी का शिकार शायद उसने भी होना है। सो ये क्यों हमारे जहनों से मामला जो है ख़त्म होते जा रहे हैं और मुआशरा हमें तबाही की राह पे गामज़न दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और हर रिश्ते का तकद्दुस ख्याल रखने वाले शख्स के लिए ये बड़ा जिगर गुदाज है। कुरान मजीद ने और हमारे दीन ने रिश्तों के खूबसूरत ताल्लुक़ में और गुलदस्ते में बांध कर हमें तकद्दुस के अंदर जोड़ा है और हमारी तरबियत में, हमारी तालीम में इन रिश्तों की अहमियत, इनके एहतराम और इनके आदाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल किया है। आज जो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बुनियादी कमज़ोरी तालीम और तरबियत की है। हमें इन रिश्तों की अहमियत का इल्म ही नहीं है। नंबर 2, माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने अपनी बच्चियों को पाला और बच्चियों ने माँ बाप, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, अपनी सास के साथ जो रिलेशन था उसको देखा, वही उसकी जहन में, उसके लाशऊर में और उसकी मिजाज और तबीयत में दाखिल हुआ। यूं ही दूसरी कमी हमारे यहाँ है हमारे तालीमी सिस्टम की, जिसमें हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की जो रिश्तों की अहमियत से मुताल्लिक बुनियादी इंसानी मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू होनी चाहिए थी, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। और तीसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये सारे रिश्ते उस वक्त इंसान के जहन में अहमियत पकड़ते हैं जब उसके दिल में कुछ ना कुछ रूहानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ हो। अब हमारे यहाँ जो इस दौर में जो हमारे मसाइल और उलझने हैं वो इस कदर हैं कि हम रूहानी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हैं। तो इन सारी वजूहात की बिना पर हमारे अंदर से टॉलरेंस, हमारे अंदर से बर्दाश्त,
हमारे अंदर एक दूसरे को कबूल करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, जिसके नतीजे के तौर पर हम ये दिल खराश वाक़यात देखते चले आ रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ जिसमें बतौर ख़ास सास साहिबा के इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत का पता चलता है। सूरह निसा की आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला ने इरशाद किया है, व बिल वालिदैनी इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारी ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब व साहिबी बिल जंब। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ बाप, रिश्तेदार जो करीबी हैं, यतीमों, मिस्कीनों, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार हैं, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं, और जो तुम्हारे पहलू के साथी कुछ देर के लिए तुम्हारे पहलू में बैठे हैं, इन सब के साथ एहसान करो। अब ये लफ्ज़ एहसान बड़ा अहमियत का हामिल है। एहसान का माना है किसी के साथ उम्दा तरीन तर्ज अमल इख्तियार करना। इन सारे रिश्तों के साथ उम्दा तरीन तर्ज अमल, जिसमें एहतराम भी है, जिसमें अदब भी है, जिसमें खिदमत भी है, वो सब शामिल है। अब इस आयत के तनाजुर में आप देखें तो सास हमारी कराबतदार भी है, सास जो है वो करीब तरीन रिश्तेदार पड़ोसी भी है, एक ही घर में रहते हैं। और अगर इसको सास को इसके साथ ये भी देखा जाए कि सास हमारी पहलू की साथी भी है, कि उसके पास आप कुछ देर बैठते हैं, शबो रोज उसके साथ मामला होता है, उसकी कुर्बत होती है, तो ये तीन मुख्तलिफ जिहतें हैं जिन एतबारात से सास की खिदमत, उसका एहतराम और उसका अदब अखलाकी एतबार से खातून पर वाजिब। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद रही है। डॉक्टर जावेद साहब फरमाइएगा इस मामले पर कि हमने खुसूसी तौर पर ये जो सास बहू का एक रिलेशन है, इसको इतना नेगेटिव क्यों बना दिया है। आज हम सोशल मीडिया पर कई मीम्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि फुफ्फो के मुतालिक मजाक करना, फुफ्फो को नेगेटिव कैरेक्टर कहना, ये कोई मसला ही नहीं है और इसको फन के तौर पर लिया जाता है। क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? अगर हम ड्रामों को भी देख लें तो सास बहू का रिलेशन तो अच्छा हो ही नहीं सकता। बुनियादी तौर पर हम गलत क्या हुए? क्या ड्रामे वाकई वो चीज़ें बताते रहे जो वाकई हमारे घरों में हो रहा होता है? वो उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं जो होगा हम तो वही दिखाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बातें मुफ्ती साहब ने अभी फरमाई है ना, मेरा ख्याल है वो मुकम्मल गुफ्तगू है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से ये बात बता दी है कि मुआशरे में अगर तरबियत का निज़ाम मौजूद नहीं होगा तो उसके समरात जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। देखिए, जब आप एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो स्कूल में दाखिल करने वाले माँ बाप के जहन में, बच्चों के जहन के अंदर और स्कूल के जो इदारा है उसके जहन में ये होता है कि किसी तरीके से इस बच्चे के 1100 नंबर आ जाएं ताकि इसको दाखिला मिल जाए और हम सब फख्र से इसको पूरे माशरे में बयान कर सकें कि मैंने कितना तरबियत याफ्ता बच्चा पैदा की जो माशरे को दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा इदारा है जहाँ उसको खामद बनना सिखाया जाता है, एक लड़की को अच्छी बीवी बनना सिखाया जाता है और एक बड़े लोगों को अच्छे ससुर और सास बनना सिखाया जाता है। जब डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्लर्क बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो और हुनर है उन सबको और स्किल्स को और एटीट्यूड को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो रिश्तों को सीखने के लिए और रिश्तों को निभाने के लिए भला मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी? तो ये हमारे पूरे मुआशरे की ये प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कभी नहीं है। कभी हुकूमत की तरफ से आपको ऐसा ऐलान आया है जिसमें आपको ये पता लगा हो कि हम ये कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर रिश्तों की पहचान आ जाए? तो किसी भी मुआशरे का फैब्रिक जो है वो पुल बनाने से, सड़कें बनाने से, इमारतें बनाने से, इन चीज़ों से, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मगर इन सब से ज़रूरी इंसान बनाना है। जहाँ तक आपने ये बात की ड्रामों की और उसकी और कहा कि जो कुछ होता है हम वही दिखाते हैं, तो जो सब कुछ होता है सब कुछ दिखाना तो बहुत ज़रूरी नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी दुनिया के, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप नेगेटिव का बार बार जिक्र करते रहेंगे, नेगेटिव का बार बार जिक्र करते रहेंगे, तो नेगेटिव का सुनना, नेगेटिव को सुनकर उससे हिज उठाना, ये हमारी साइकोलॉजी का और हमारी एडिक्शन का हिस्सा बन जाता है। हमें तो हमारे उस्तादों ने ये बताया है कि अगर किसी माशरे के अंदर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो तब्दीली लाना चाहते हैं उसका जिक्र किया जाए, उसके बारे में बार बार कहा जाए, क्योंकि माशरे में अगर बहुत बुरा हो रहा है तो बहुत अच्छा भी हो रहा है, उस अच्छे को हाईलाइट किया जाए। और मैं मुख्तसर सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि हर लेवल के ऊपर तरबियत का एक मरबूत निज़ाम बनाना जरूरी है। स्कूल के, कॉलेज के कैरिकुलम में ये होना चाहिए और पेरेंटिंग सिखानी चाहिए ताकि वालिदैन जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हो तो उनको मालूम हो कि उनकी तरबियत करनी है।
बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, ये जैसे फरमाया इस वक्त डॉक्टर साहब ने, तरबियत का ये निज़ाम हमारे दीन में मौजूद है। दीन ने मदारिज कायम कर दिए कि मर्द जो है वो एक दर्जा ऊपर है, इसलिए कि वो निगहबान है, इसलिए कि वो सरबराह है, इसलिए कि वो लुक आफ्टर करते हैं। हमने चैलेंज कर दिया, हमने कहा जी ये तो बराबर है, भी कहाँ से ऊपर हो गए। अच्छा, एक टीम ए टीम बी का कॉन्सेप्ट बांधा कि खातून जो है वो घर की जिम्मेदारी निभाएगी। हमने हाउस वाइफ को शर्मिंदगी बना लिया कि ये तो कुछ करती नहीं है, तालीम ज़ाया हो गई, डिग्री ज़ाया हो गई, हम घर में रहकर क्यों अपनी सलाहियतें ज़ाया करें। और सर अब वेस्ट के पास तो ओल्ड हाउसेज हैं, वो तो वालदैन को वहाँ भेज देंगे। हमारे वालदैन जो अपनी ज़िंदगी सारी त्याग के बेटों को बच्चों को पालते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएं? अगर उनके घरों में उनकी जो बीवियाँ हैं बेटों की, वो दफ्तर चले जाएं और पीछे वो तशद्दुद करना शुरू कर दें, तो ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोरियाँ दोनों जानिब से हैं। बाज़ औक़ात बीवी की जानिब से हैं और बाज़ औक़ात खावंद की जानिब से हैं, और बाज़ औक़ात बहू की जानिब से हैं, और बाज़ औक़ात सास साहिबा की जानिब से भी कमज़ोरियाँ होती हैं। 90% हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद बहू को अलहदा घर लेकर देने की इस्तेताअत ही नहीं रखते। 10% ऐसे होंगे जो अलहदा घर लेकर दे सकते हैं। एडजस्ट उसी घर में होना पड़ेगा जहां सब रह रहे हैं। उसको मैनेज करने के लिए सबको अपने मिजाज में तवाज़ुन लाना पड़ेगा। एक दूसरे के रिश्ते के जो दायरे हैं उसको कबूल करना होगा। अगर एक दूसरे के रिश्ते के सर्कल को, उसके हुकूक को कबूल नहीं करते तो फिर टूट फूट होगी, निज़ाम बिखरेगा। और हमारे पास तो इसके बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। आपने जैसे कि जिक्र किया कि हमारा पूरा तरबियती निज़ाम है। अब देखें, आप अहादीस में देखें तो हमारे पास ऐसे सैकड़ों मॉडल्स मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन, सारी सादात की नानी हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से पहले आपकी ज़ात नमूना है कि जब आपकी सास साहिबा हज़रत सैयदा हलीमा सादिया तशरीफ़ लाईं तो हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा ने अपने ज़ेवरात, अपना कीमती लिबास उन्हें तोहफे के तौर पर पेश किया। और फिर आपके दिल में आया कि ये भी अभी खिदमत का हक अदा नहीं हुआ, ये तो जाने आलम मेरे शौहर पाक की वालदा मोहतरमा जिन्होंने दूध पिलाया था, मैं तो इनका हक अदा नहीं कर सकती। उनके पास जो बकरियों के रेवड़ थे जिसमें सैकड़ों बकरियां थीं, वो सारी की सारी भी उन्हें गिफ्ट के तौर पर पेश कर दी। दूसरी बड़ी मिसाल देखिए, एक सैयदा कायनात है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक मिसाल भी पूरे ज़ख़ीरा या हदीस में ऐसी नहीं मिलेगी कि कभी किसी मामले में इनकी रंजिश हुई हो। इतना एहतराम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ही वो है जिन्होंने वो हदीस रिवायत की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि हज़रत फ़ातिमा आई हैं तो हुजूर खुद अपनी मसनद पर खड़े हो जाते और सैयदा फ़ातिमा को बोसा देते और उनको बिठाते। ये रिवायत करने वाली सैयदा आयशा हैं जो रिश्ते के एतबार से देखें तो सास का दर्जा रखती हैं। तो इतना तकद्दुस और रिश्ता। हज़रत कबशा एक सहाबिया हैं, उनके ससुर थे हज़रत अबू कतादा, वो भी सहाबी हैं। हज़रत कबशा तो खुद उनको वुज़ू का पानी तैयार करके पेश करती और उनकी तमाम तर जो ज़रूरियात थीं, जो खिदमात की उनको ज़रूरत पड़ती थी, वो पेश किया करती थी। इस तरह की दर्जनों मिसालें मैं आपको हदीस से पेश कर सकता हूँ। ज़रूरत इस बात की है इन सारे मॉडल्स को सामने रख कर आज बच्चियों की बतौर ख़ास तरबियत की जाए। और आज की जो माँ है जो अपनी सास के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करती है, वो ये क्यों भूल जाती है कि कल जब उन्होंने बच्चों की शादी करनी है तो उन्होंने भी एक सास बनना है और ये मुकाफाते अमल है की दुनिया है। कल यही सलूक आपकी जो बहू आएगी वो आपके साथ भी करेगी। इसलिए खुदारा इसको समझें। और एक बात मैं और कह दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। उसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं जो छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे। सास माँ की तरह है और माँ को भी बहू को बेटी का दर्जा देना चाहिए।
जब जहनी तौर पर दोनों एक दूसरे, एक माँ को माँ का दर्जा दे रही है, दूसरी बेटी का दर्जा दे रही है, तो बेटी माँ की सख्ती बर्दाश्त करती है और माँ बेटी की गलतियां भी बर्दाश्त करती है, फिर बर्दाश्त रिश्ते में आएगी। इसको जहनी तौर पर कबूल करना होगा, तब जाकर घरों के अंदर खुशगवार लम्हात मुयस्सर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती फारूक उल कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान का अपने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। फरा, लेकिन हमारा जो गुस्सा है ना और हमारी अदम बर्दाश्त है, ये बहुत समझदार होते हैं, आपको पता है। एक शख्स, एक मतलब हमने सास बहू का तो जिक्र कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्कस भी ये होता है। एक दूसरा पहलू है कि एक मर्द की शादी हुई, वो जब अपने ससुराल जाता है तो वहाँ पर उसका जो रोब और दबदबा होता है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर वो ऐसे जाता है और उधर उस छोटी सी बात हो जाए उसको बुरी लगती है, लेकिन जब उसी शख्स का बहनोई आता है और वो कोई बात करता है उसको गुस्सा नहीं आता है। ये हमारा जो गुस्सा और अदम बर्दाश्त है ना, ये बहुत समझदार है। हम ये मुनाफकत है, ये दोहरे मयार हैं। हम अपनी बेटी की शादी करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी जगह पर उसकी शादी हो जहाँ सास भी ना हो, ससुर भी ना हो, और अगर हो तो बस जल्दी जल्दी इस दुनिया से चले जाएं। और अपने घर में जब हमने बहू लेकर आनी होती है तो हम कहते हैं खिदमत गुजार, तात गुजार, नेक, नीचे लग के रहने वाली, मतलब एक आम अल्फाज में हम बात करें, नीचे लग के रहने वाली। हाँ, तो हमारी बेटी जो है ना, हमारा उसका जो शौहर है वो तो उसका ताबेदार है, और हमारा बेटा जो है ना वो हमारी बहू के ऊपर जरा है ना वो रोब जमा के रखे। डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफिकत, जब खौफे खुदा नहीं होगा तो फिर ये मामला इसी तरह दीन से दूरी की बहुत बड़ी वजह है कि हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमने कोशिश की कि ये जो एक समाजी मसला है इसको उठाएं और इससे समझने की, अपनी तसहीह करने की, अपने आप को दुरुस्त करने की कुछ कोशिश की जाए। और आप अब कोशिश कीजिए कि हम अपने घरों के मामलात को कुछ बेहतर कर सकें। बिल्कुल, और हम आगे चलेंगे। एक और अहम मामला, हालांकि इस मामले से निकलने को इतना गुस्सा और इतना रंज है इन तमाम इशूज़ पे, ये बातें करने को इस पे। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास की, जो कि एक बहुत अहम इशू है। और अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं तो बलूचिस्तान हमारा एक ऐसा सूबा है जहाँ पर बदकिस्मती से ये मसाइल और इन मसाइब जो हैं ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि कोई नई मुसीबत जो है वो सूबे पर आन टपकती है। अब एक ताज़ा तरीन खबर जो है वो महकमा मौसमियात की ये पेशीन गोई है कि खुश्क साली के खतरात जो हैं वो बलूचिस्तान पर मंडला रही है। वैसे तो उन्होंने सिंध का भी थोड़ा बहुत इसमें जिक्र किया कि सिंध के भी कुछ इलाके जो हैं वो इसकी जद में आएंगे। और ये एडवाइजरी भी जारी करती गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसके मुताबिक अक्टूबर से जनवरी के दौरान मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के वस्ती और जुनूबी अजला में खुश्क साली के आसार हैं। मुतासरा अजला की अगर बात कर लीजिए, चागी मौजूद है, अरनाई मौजूद है, केच मौजूद है, खारान मौजूद है, गवादर मौजूद है, मस्तूंग है, कलात है, कोयटा भी उसके अंदर शामिल है। और जिस तरह फरा कह रही हैं कि सिंध के बेशतर जो अजला हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। बिल्कुल, सो इन इलाकों में ज़राअत और गिल्लाबानी समेत बहुत सारे शोबे जो है मुतासर हो सकते हैं। हमें मालूम है बलूचिस्तान में पहले ही पीने का साफ़ पानी जो है उसका बहुत मसला है। इसी तरह जो पानी जमा होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। सो खुश्क और कहत साली जो है वो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगियों को बहुत बुरी तरह से मुतासर करेगी। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडवाइजरी जारी की गई है इसके बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो कैसे निपटने की तैयारी कर रही है, उनके पास क्या हिकमत अमली मौजूद है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब वक्त देने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, बलूचिस्तान में इस साल मामूल से काफ़ी कम बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से खुश्क साली के खतरात हैं, जिसको बारे में पेशीन गोई जो है वो कर दी गई है। क्या सूबाई हुकूमत ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है, कोई इकदाम लिए हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आई अलर्ट पे है और तमाम सूरत हाल पे हमारी नज़र है। और न सिर्फ ड्राउट की सूरत में बल्कि इससे कबल भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट गुज़िश्ता 2.5 सालों में ओवरऑल जो बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है उससे निमटने के लिए डैम्स का सिलसिला, नए डैम्स कंस्ट्रक्ट करने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हमारा जो ज़्यादा जो डिपेंड करता है बलूचिस्तान में वो बारानी पानी है। और बारानी पानी जो है वो टोटल जो बलूचिस्तान में हासिल होती है एवरेज वो है 13.137 मिलियन एकड़ फीट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 750 से ज़ायद जो डैम्स बने हुए हैं पहले से, उसमें सिर्फ 4.85 मिलियन एकड़ फीट पानी ये स्टोर हो जाती है। बाकी 8.2 समथिंग जो मिलियन एकड़ फीट पानी है वो ज़ाया हो जाती है। और पास्ट में ये जो पानी ज़ाया हो जाती है, स्टोर नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से जो वाटर टेबल है पूरे बलूचिस्तान में
वो काफ़ी नीचे चले गई है और अक्सर ड्राउट का सामना रहा है, खसूसन 96 के ड्राउट के बाद बलूचिस्तान का जो है खसूसन सूराब से लेके जोब तक इस पूरे एरिया में मुसलसल जो है ड्राउट रही, बरसातें कम हुई, स्नोफॉल बहुत कम हुआ और उसके नुकसानात यह है कि इरिगेशन जो है बलूचिस्तान में वो शदीद मुतासर हुआ, लाइव स्टॉक मुतासर हुई। तो अब जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एमरजेंसी बुनियादों पे, अंगामी बुनियादों पे 27 हमारे जो है छोटे बड़े डैम्स हैं जिस पे काम का आगाज किया जा चुका है और 4 खसूसन हमारे बहुत बड़े डैम्स हैं जिसके लिए सिर्फ इस साल 8.2 बिलियन रुपीस उसकी लिए एलोकेशन की गई है। और हिकमत अमली यही है कि वो 8.2 मिलियन एकड़ फीट जो पानी ज़ाया हो जाती है उसको स्टोर किया जाए। अब इसमें 2 हमारे बड़े डैम्स हैं जिनकी जो कुल लागत है, इसमें गरुक डैम है आवारान के लिए, उसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जिसकी जो लागत है 10.5 अरब रुपए है, जिससे 51,000 फीट जो पानी है उसको हम स्टोर कर सकेंगे। और इसी तरह ये सारे विंदर डैम है, बिल्कुल ठीक है, ये लॉन्ग टाइम मंसूबे हैं जो आप हमें बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये मुकम्मल होने चाहिए। एक तो इनकी टाइमलाइन हमारे साथ शेयर कर दीजिए, छोटे डैम्स बड़े डैम्स कब तक मुकम्मल हो जाएंगे। दूसरा, फौरी तौर पर जो बलूचिस्तान को मसला है उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है कि हमें मसला आने वाला है, खुदा न खास्ता ये मसला अब गंभीर हो जाता है तो फिर बलूचिस्तान हुकूमत इंतजार तो नहीं करेगी कि डैम मुकम्मल हो जाएं तो नेक्स्ट सीजन में देख लिया जाएगा। आगे गर्मियों में दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, मौसम की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी और उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, उसका एक ही तरीका है, डैम्स आप में पानी स्टोर होगी तो वाटर टेबल जो है वो लिफ्ट होगा और बलूचिस्तान में जो प्लांटेशन है दरख्तों का उस पे हम अंगामी बुनियादों पे काम कर रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में। और जाहिर है जितनी प्लांटेशन होगी, जितनी जो है ग्रीनरी होगी, उतने ही जो है क्लाउड आएंगे और जो है बरसात ज़्यादा होगी और फिर पानी हम हासिल कर सकेंगे। तरीका तो यही है। इसके अलावा जो वाटर एक्ट है 1991 उसके तहत भी जो बलूचिस्तान के पानी का हिस्सा है, सिंध जो है उस पानी को जो है चोरी करती है, प्रॉपर जो है हमारे पानी का हिस्सा जो है हमें नहीं मिलता। इससे हवाले से भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वक्तन फवक्तन सिंध गवर्नमेंट के साथ ये जो वाटर थेफ्ट का इशू है इसको हम टेकअप करते रहे हैं। और अब जैसे आप खुद बता रहे हैं कि जो एवरेज हमारे बलूचिस्तान में जो बरसात से हम पानी हासिल करते हैं वो है 50 मिलीमीटर से लेके 400 मिलीमीटर, ये एक एवरेज रहा है। लेकिन इस दफा जो है इस साल बहुत कम जो है बरसात हुई है, तो लिहाजा ये सिंध गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारी है कि वो बलूचिस्तान के हिस्से का जो पानी है वो हमें प्राइवेट प्रोवाइड किया जाए। और एक और जो जुल्म हमारे साथ किया जाता है कि जो गंदला पानी है सिंध से वो हमारे नसीराबाद, जाफराबाद बेल्ट में छोड़ दिया जाता है, जिससे फायदा तो कम लेकिन बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो उस हवाले से भी ये उसको हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कच्ची कैनाल है, पट फीडर कैनाल है। जी सर, आप जैसे फरमा रहे हैं उसी में थोड़ा सा मैं एडिशन, 73.2% कम बारिशें हुई हैं और पाकिस्तान मौसमियाती और माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं उनकी जद में सबसे ज़्यादा जो ममालिक हैं उनमें 5वें नंबर पर है, जिसका मतलब यह है कि हमारे तमाम इलाके मुतासिर होंगे, बलूचिस्तान खास तौर पे होगा, जिसमें अगर निज़ाम ही सारा बारिश होगी तो ज़िंदगी चलेगी, तो अगर बारिश नहीं होगी, जो कि अब मौसमियाती तब्दीलियों का जो ये मुज़मरात हैं, तो फिर कैसे ज़िंदगी वहाँ पे चलेगी? सर, UAE का मॉडल हमारे सामने है, उन्होंने पूरा ग्रीन कर दिया अपने ब्याबो गया जो सहरा है, वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, वहाँ बारिशें भी मामूल से ज़्यादा हो रही हैं। सो इस तरह की पॉलिसीज़ को, ठीक है पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें हंगामी बुनियादों पर करना तो पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को। इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, हंगामी बुनियादों पे हम इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जो 18 रिवर बेसन्स हैं और 73 जो सब बेसन्स हैं, इनमें 18 बेसन्स पे जो है हमने ऑब्जर्वेटरी वेल मॉनिटरिंग सिस्टम हमने कायम किया है और अब रिसेंटली हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर जो ऑब्जर्व करेगी, मॉनिटर करेगी तमाम पानी की सूरत हाल को। इसके अलावा कोयटा जो कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान है, मतलब मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये डेटा शेयर कर रहा हूं कि 96 के ड्राउट के बाद कैपिटल ऑफ कोयटा में सूरत हाल क्या है कि 65 MGDs जो है रिक्वायरमेंट है सिर्फ कोयटा शहर की, लेकिन उसमें
41 MGDs हमारे ट्यूबवेल से जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं और पब्लिक को पानी सप्लाई करते हैं। 24 MGDs यानी 24 मिलियन गैलन डेली, ये पानी की शॉर्टेज है सिर्फ कोयटा के लिए। और इस सिलसिले में डैम ही बनाए जा सकते हैं जिस पे हमने काम का आगाज किया है। 2 बड़े डैम्स हमारे उसकी फिजिबिलिटी स्टडी पे काम का आगाज हुआ है। एक बाबरकच डैम है जिससे 8 MGDs वाटर टेबल अपलिफ्ट होगा, उससे इतना पानी हमें हासिल होगा। उसके अलावा जो है बुर्ज अजीज खान डैम है और कोयटा के मुजाफात में चेक डिले एक्शन डैम्स बन रहे हैं। एक हमारा और प्रोजेक्ट है चेक स्मॉल और मीडियम डैम्स का, अंडर डैम्स के नाम से। उसका फेज थर्ड फेज है, उसमें काम का आगाज हो रहा है। उसमें खसूसन किला अब्दुल्ला, चमन, यहाँ पे डैम्स जो है कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। 22 हमारे दीगर स्मॉल एंड मीडियम साइज डैम्स हैं जिन पे काम का आगाज किया जा चुका है। तो आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाएं कि 750 से ज्यादा डैम्स जो अब तक बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उससे 4.85 मिलियन एकड़ फीट पानी ये स्टोर हो सकती थी। 8.2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो जाया हो जाती थी, सुने 8.2 मिलियन एकड़ फीट पानी, इसको जखीरा करने के लिए एक ह्यूज लेवल पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट किया जाएगा इस हवाले से कितना संजीदा है। खुराक की अदम दस्तयाबी होगी तो फौरी तौर पे इस तरह के उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ हिकमत अमली, कुछ रिलीफ के इदारों को भी राब्ता किया गया है कि ऐसी कोई सूरत हाल हो तो कहाँ लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उनको हेल्प आउट करना है। हमारा जो PDM के इदारा है इस वक्त, मैं फखरी अंदाज में कहूंगा कि पाकिस्तान में दीगर सूबों में जितने PDM के इदारे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे बहुत बेहतर है, लेकिन उनके मुकाबले में है या बहुत से हवाले से बेहतर होगा। क्योंकि जो पिछले साल स्नोफॉल हुई, 30 साला स्नोफॉल का रिकॉर्ड टूटा, उसमें अंगामी बुनियादों पर PDM ने जो परफॉर्मेंस दी, उसके मुताबिक पूरे इस क्राइसिस में एक शख्स भी जो है हमारी गफलत से किसी की हलाकत नहीं हुई, वो कच्चे मकानात मुनद्दम होने की वजह से हुए। बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ थे, बता रहे थे कि वो तैयार है इस मुमकिन सूरत हाल का सामना करने के लिए, जिसके लिए दुआ कि ना ही हो। छोटे डैम्स की वो जो खास तौर पे बात कर रहे थे वो बहुत आम है, लेकिन फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जाएंगे ये हम देखेंगे जिस वक्त इकदाम हो रहे होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और एक और आपको खबर जो है वो दे, अच्छी है या बुरी है इसका तयन आप खुद कर लीजिएगा। मेरा ख्याल तो धचका लगने जा रहा है। ओके, सो धचका जो है जरा दिल थाम के। इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन रखने के शौकीन अफराद के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। नए पाकिस्तान में अवाम पर एक और बोझ जो है वो डाल दिया गया है। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा किया है, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। पहले ही मोबाइल फ़ोन हमने देखा कितने महंगे हो गए और ड्यूटी में इजाफा, दरामदी मोबाइल फ़ोन्स की वैल्यू भी बढ़ाकर किया गया है और ड्यूटी में इजाफा 518 इकसाम के इम्पोर्टेड फ़ोन्स पर लागू होगा। 518 इकसाम, ये तो बहुत है। और पता नहीं, हैरत वाली बात है, इतनी हमें पता भी है कि नहीं पता। ये इजाफा 3 था 21% वैल्यू बढ़ा कर किया गया। लेकिन कुछ सवालात उठ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड फ़ोन्स हैं कौन से, क्या आम पाकिस्तानी को इससे फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। और फिर जब हुकूमत बात कर रही है कि हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो इस तरह की चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो हैं ही टेक्नोलॉजी, जब बच्चे मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं तो फिर इन चीज़ों को महंगा कर देना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब जबकि डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, जब कोविडोनॉमिक्स की बात हो रही है, जब हर चीज़ जो है वो अब डिजिटल हो रही है, तो हमारे यहाँ पर वही चीज़ जिसकी कि अब सबसे ज़्यादा दुनिया को ज़रूरत है वो महंगी होना शुरू हो गई है। सो इस वाले से मेरा ख्याल हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अंजुमन तान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये खदशात जो हैं हमारे किस दर्जे दुरुस्त हैं कि इस तरह से तो आम आदमी की पहुँच से स्मार्टफोन बाहर हो जाएगा और इस तरह से तो फ़ोन लेना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया, बात करने का मौका फराहम किया। बात यह है कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अपना दुनिया तब्दील हो रही है और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में तो तब्दीलियाँ हो रही हैं, खासतौर पर कोविड को लेकर। तो उसमें मोबाइल फ़ोन की अहमियत और ख़ासतौर पर जो स्मार्ट फ़ोन है उसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
और उसका इस्तेमाल बढ़ गया। करोड़ों पाकिस्तानी टेलीफोन सेलुलर फोन इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो मोबाइल फोन है ये इतना बड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री बन गई है कि ओवर $1 बिलियन पर एनम की ये इंडस्ट्री बन गई है। और जाहिर है कि हुकूमत जो है वो इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ ललचाई हुई नजरों से जरूर देखती है कि उसको रेवेन्यू की जो हमेशा हर वक्त जो है वो भूख रहती है कि पैसा हमारे पास। ठीक है, नहीं मीर साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हम यहाँ पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर कि ये अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू एडिड टैक्स लगा है उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन्स जो है लोगों के अप्रोच से बाहर हो जाएंगे और कोविड के दिनों में ज़रूरत है। लोकल प्रोडक्शन की आपने बात की थी, अभी उसमें कितना वक्त है मार्केट में आने में, और जब तक वो नहीं आता तो ये जो एक सूरत हाल पैदा होगी, इसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ होंगी? देखिए, बात ये है कि जब हम इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वोट दिया था तो हमारा जो बैलेंस था करंट अकाउंट डेफिसिट वो तकरीबन $20 बिलियन था। यानी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क जो था वो $20 बिलियन का था। उसमें से हम तकरीबन $2 बिलियन के रादर $2.4 बिलियन के सिर्फ मोबाइल फोन इंपोर्ट करें। अब हम कह तो देते हैं कि जी कोई नहीं, जो बाहर से आते हैं वो एक फोन तो ले आए, लेकिन ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारा सारा जो पैसा है यहाँ से वो बाहर चला जाता है। उसको हमने जो है वो यहाँ पे रैशनलाइज किया। हमने जो महंगे फोन है मोबाइल उनको बड़ा टैक्स लगाया और आप आहिस्ता आहिस्ता से उनको जो है वो जो मोबाइल्स हैं उनको टैक्स नेट किया। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको चेंज किया और अब 3 फैक्ट्रियाँ तो पाकिस्तान में मोबाइल फोन की लग चुकी हैं और 2 मोबाइल कंपनियां जो हैं वो प्रोडक्शन में भी आ चुकी हैं। और आई होप कि ये साल जो है इसमें तकरीबन 5-6 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगी। सैमसंग से भी बात हो रही थी, वो दरमियान में अभी मेरा ख्याल है किसी जगह के ऊपर रुक गई बिकॉज वो उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री उनसे बात कर रही थी। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि मोबाइल फोन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि 220 मिलियन की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो हर चीज बाहर से मंगा के नहीं चल सकता, हमें अपने ही चीजें बनानी पड़ेंगी। और उसकी तरफ जो है इम्पोर्टेंट ये है कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा रखें कि जिसमें कंपनियों को जरूरत महसूस हो कि वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करें। अगर हम इतना ही टैक्स नीचे रखेंगे और हर कंपनी ने बाहर से भेजेंगे, वो क्यों पाकिस्तान में बनाएंगे? तो इसलिए ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो किया है। और ये अभी जो है जो महंगे मोबाइल फोन है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है, जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर टैक्स कम। ठीक है, इसका मकसद यानी कि हमें ये फवाद चौधरी साहब समझ आया कि एक तो पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं वो बाहर ना जा रहे हों, और दूसरा ये समझ आया कि कंपनीज पर प्रेशर पड़े ताकि वो पाकिस्तान में आके अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें। लेकिन उस सारे अरसे में जब ये सब कुछ हो रहा होगा कि वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगी, और पाकिस्तानियों का आमतौर पर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, आप भी मोबाइल यूज़र हैं, बहुत कम मोबाइल्स हैं जिस पे हम यकीन रखते हैं कि इसको यूज़ कर लें, बाकी जो है वो 1-1.5 साल बाद ख़राब हो जाते हैं। वो भी बड़ा नुकसान होगा लोगों को अगर वो सिर्फ वही लेने पर मजबूर हो जाएंगे, पैसे नहीं होंगे उनके पास इतने। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मोबाइल फ़ोन जो है वो अब तो फ्रेंकली ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन तो डिस्पोजेबल की तरफ दुनिया जा रही है, तो मोबाइल फ़ोनों की कीमत में तेज़ी से कमी आ रही है, और जो मिड रेंज के मोबाइल फ़ोन है उनकी कीमत में तो बहुत कमी आई है और आगे चल के और कमी आई। जो टॉप की 2-3 कंपनियां हैं वो उनके मोबाइल फोन जो है वो महंगे हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से महंगे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से महंगे नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है उसमें तो जो कम ब्रांड के लोग फोन है उनकी भी कंपटीशन है ठीक ठाक। इंशाल्लाह बहुत लंबा अर्सा नहीं लगेगा, 8 से 10 महीने में आई बिलीव पाकिस्तान में अपने मोबाइल फोन जो है वो इतने हो जाएंगे कि आम लोगों को बाहर से नहीं मंगाने पड़े। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। होपफुल, और वो जिस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें इवेंचुअली तो मुल्क के मुफाद में बड़े होपफुल हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या अवाम इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? उनको ये फैसला कैसा लगा कि मोबाइल महंगे हो रहे हैं? उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको, हम वो भी सुनाते हैं। ये भी एक गरीब और हर तबके के लिए ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में इस फैसले को फ़ौरन वापस लेना चाहिए। बहुत तंग कर दिया आवाम को, बहुत महंगाई हो गई है, अब हम किधर से लें मोबाइल फ़ोन? पहले इतनी महंगाई थी, ऊपर से मोबाइल फ़ोन महंगे कर दिए हैं। अब नौजवान तबका जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो कहाँ से लेंगे? तो मोबाइल अगर महंगे हो जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो अमीर लोग हैं वो तो ले सकते हैं,
जो गरीब लोग हैं वो वैसे ही चलेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं रुकेगा, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके रेट पे काबू पाने के लिए मुस्बत पॉलिसी को लेके आए, ताकि जो आवाम पर महंगाई का जो दबाव है वो कम से कम हो सके। इमरान खान जो भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं, सही है, बढ़ना चाहिए था। एक फ़ोन हम लोग परचेज़ करते हैं 20,000 रुपये का, उस पर मैक्सिमम टैक्स आता है 8 से 10,000 रुपये का, आधा तो उसके अंदर टैक्स है। तो आवाम टैक्स दे, फ़ोन ले, क्या करे। तो अब मोबाइल पे टैक्स लग गया, अब जो है ना हम लोग ना कोई अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, ना कोई ज़्यादा, बहुत महंगे हो गए। अब 40,000 का मोबाइल हो गया, 80,000, 85,000, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले तो सस्ती कीमत में मोबाइल मिल जाता था, लेकिन अभी जो है वो हमारी ख़रीद से जो है बाहर हो चुका है। हर मोबाइल का टैक्स जो है 40,000 पे होता है, किसी का 7,000। मोबाइल टोटल 7,000 का होता है, उसका 7,000 टैक्स होता है, तो इस वजह से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हजरात है उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है, छोटे छोटे मोबाइलों पे गुजारा करते हैं, जिससे हमारा स्टडी अच्छी अच्छी PDF फाइल्स, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। खाने का चीज़ें तो छोड़ो, मोबाइलों पे इतना टैक्स लगा दिया कि 10,000 का मोबाइल है उस पर 14,000 रुपये टैक्स लगा दिया। 8,000 का मोबाइल है 14,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये टैक्स लग गया है। आपने मुलाहिजा की नईम मीर साहब, एक तरफ गुफ्तगू है आवाम की जो हमने आप तक पहुँचाई, और एक तरफ वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब कुछ दावे कर रहे थे। आपको दोनों में से ज्यादा वजन किधर नजर आ रहा है? देखें, आप तो खुद समझदार हैं, ज्यादा वजन तो हमारे वजीर साहब ही हैं है भी काफी वजनी। लेकिन मैं इसमें एक दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो समझने वाली हैं। देखें, जहाँ तक तो वजीर साहब की इस बात का ताल्लुक है कि ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए, और मोबाइल फ़ोन जो है वो इसका बहुत बड़ा जरिया है हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाने का, तो ये उनकी बात में वजन है, ये बात दुरुस्त करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि देखें कि जब तक आपने अपनी लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं की, जब तक आप लोकल कंपनी को लाए नहीं, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाई नहीं, आपने उनको तमाम लीगल फ्रेमवर्क में लेकर नहीं आए, तो जो वो एक पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड जो है, ये उस पीरियड के अंदर आपने इतने ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए और इतनी ज्यादा मुश्किल आपने पैदा कर दी पर आवाम जो है वो बिलबिला रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, नोकिया का फोन है, 800 रुपए का वो फोन आता है, उस पर भी आप 400 रुपया टैक्स दे रहे हैं, यानी 800 रुपए के फोन पर 400 रुपया टैक्स। अब मैं आईफोन पे चला जाता हूँ सर, लेकिन एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी चल रही थी ना, स्मगल करके फोन्स मंगवाए जाते थे, यहाँ पर उससे बेचा जाता था, उसमें से टैक्स जो है हुकूमत को कुछ नहीं दिया जाता था, सारा प्रॉफिट जो है वो दुकानदार या ताजर के हिस्से में आ जाता था। अब उसमें गवर्नमेंट का शेयर भी होगा। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? इसमें मतलब अगर करेक्शन की तरफ जाएगा, एंड दूसरा सर ये भी बताइएगा, वैल्यू एडिशन डायरेक्टरेट कीमतों का तयन भी कर सकेगा, उस पर भी एतराज़ात हैं आपको? जी, देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि जो चीज़ें स्मगल होकर आती हैं इसे हम अपनी ज़बान में कैरी कर देते हैं, ठीक है। जो लोग फोन कैरी करके लाते थे तो वो जो है वो सारे का सारा मुनाफा दुकानदार की जेब में नहीं जाता था, बल्कि वो कीमतों का इस्तेहकाम उसी वजह से था, और कम कीमतों में जो मोबाइल मिल रहे थे तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो जो है वो एवेड हो रहा था। ये बात आपकी दुरुस्त है। अब गवर्नमेंट जो है वो तमाम का तमाम अगर टैक्स ले रही है, और गवर्नमेंट ने ऐसा तरीके का डिवाइस किया है PPA के साथ मिलकर टेलीफोन मोबाइल फोन की तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट तो सारा टैक्स ले रही है, और मोबाइल फोन महंगा होने की बजाय गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए। अब एक तो डॉलर की कीमत आप देखें ना, जब आप डॉलर की कीमत बढ़ाते हैं तो बाहर से चीज आप मंगवाते हैं वो आपको महंगी पड़ती है। अब मैं आ जाता हूँ आपके अगले सवाल, वैल्यूएशन की तरफ। लेकिन जो कस्टम वैल्यूएशन है, ये इदारा जो है ना, ये दराज से काम कर रहा है, कराची का डायरेक्टोरेट है, और ये हर 3 महीने बाद कीमतों का जायजा लेते हैं कि कहीं दरबाइश तो नहीं हो रहा, कहीं अपना कम कीमत पर माल शो हो रहा हो और ज्यादा कीमत का माल खरीदा गया हो। तो ये चीजें चलती रहती हैं। सिर्फ मोबाइल फोन का मसला नहीं, जो एक्सेसरीज महंगी हुई हैं उस पर तो आपने बात नहीं की। मोबाइल फोन की एक्सेसरीज भी बहुत ज्यादा इस वक्त महंगी हो चुकी हैं, वो दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है, मोबाइल फोन एक्सेसरीज भी महंगी हो गई हैं और वो भी दस्तरस से बाहर हो गई है। नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन आखिरी बात यही है कि मोबाइल फ़ोन्स अगर आप अच्छे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब वो महंगे होने जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी होगी, आगे देखिए होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी बहुत महंगी हो गई है, फरा की टीम जीत गई है और मेरी टीम जो है ना वो हार गई है। नहीं, जब सही पूरी बात बताएं ना, जब कराची किंग्स खेल रहे थे ना तो मुझे एक मैसेज आता है कि मेरी टीम ने तो तबाही मचाई हुई है। अच्छा, मैं खामोश रही। उसके बाद जब मेरी टीम ने तबाही मचाई तो फिर कोई मैसेज नहीं आया। मैं सो गया था, मैंने देखा ही नहीं। खैर, कल फरा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है और मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा था, कराची किंग्स,
वो खिलाफ तवक्को मुझे लगता है कि हार गए हैं, और उस हार की एक बहुत बड़ी वजह भी मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम बने। बात कर लेते हैं, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या समझते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल का मैच आपको कैसा लगा? 197 रन दाग दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। गुड मॉर्निंग हमजा। वाकई में अब हाई स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में। ये एक अच्छी चीज़ है। इब्तिदा में जिस तरीके से कम स्कोर के मैचेस हो रहे थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तक जितने मैचेस हुए उसमें जो टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने जा रही है वो टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई है। कोई एक मैच ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने पहले बैटिंग की हो और वो जीतने में कामयाब हुई हो। तो ये एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है अब तक कि टॉस बहुत क्रूशल हो गया। देखिए, दिन के मैच में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन शाम के मैच में जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, और वो हम देख रहे हैं कि 194 चेस हो गया। पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 178 किया, वो 1.5 ओवर पहले चेस हो गया। 194 हुआ, वो पता चलता है कि जी 1 ओवर पहले चेस हो गया। फिर 196 हुआ जो कल था, जो फरा की टीम थी, वो पता चलता है 5 गेंदों पहले चेस करके चली गई। तो उस लिहाज से ये एक ऐसे स्टैट्स चल रहे कि और देखें, जब ये लाहौर में लीग आएगी, अभी तो कराची में ड्यू फैक्टर रात में बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं लाहौर से, तो वहां पर टॉस से शाम के मैच में और ज्यादा क्रूशियल हो जाना है। एनीवे, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको रिजल्ट देना चाहिए, ज़ाहिर सारा साल उनका काम यही है, लेकिन मैनेजमेंट को कोई हिकमत अमली ऐसी बनानी होगी। और फिर सबसे बड़ी चीज ये हमजा कि कितने रन स्कोर करें पहले खेलते हुए, वो तो सब चीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। अच्छा, वैसे अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तारीफ ना करें तो कंजूसी होगी। वैसे जिस तरह से उन्होंने चेस किया, ये भी इतना बड़ा टारगेट इतना इजीली ना कंफर्टेबली चेस कर लेना, ये भी एक बड़ी बात है। और अब ये जैसे आप कह रहे हैं, कितना बड़ा नफसियाती दबाव ये बन गया है कि जो टीम हार जाएगी टॉस, वो कहेगी ओ आज तो मैच हार ही गए हम। सो इस मामले को कैसे आप देख रहे हैं? एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल है, लेकिन जब दिन के मैचेस होंगे, जैसे अब फ्राइडे को कल जो है वो आज आराम का दिन है, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, तो दिन के मैच में तो दोनों टीमों ने धूप में बैटिंग करनी है। इत्तेफाक की बात है कि इससे पहले भी जो है वो जो दिन में मैच हुआ था उसमें भी जो है जिस टीम ने पहले फील्डिंग की थी वो जीत गई थी और चेस करने में कामयाब हुई। मेरा ख्याल है कि अब ये जिंक्स जो है वो अब टूटेगा आने वाले मैचेस में। जो कल जैसे 2 मैचेस हैं तो दिन के मैच में ही फर्क पड़ेगा। और जैसे आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह की बात की, तो इट्स अ परफेक्ट टीम एफर्ट। मैं इसलिए परफेक्ट टीम एफर्ट कह रहा हूँ कि कराची किंग्स की जानिब से शर्जील ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, और पता चलता है कि दोनों ने PSL का रिकॉर्ड कायम कर दिया, 176 रन की शराकत। ठीक है, एज वेल एज अगर हम कंपेयर करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके किसी एक बैट्समैन ने 50 भी नहीं बनाई थी, और लेकिन उनके हर बैट्समैन ने चिप इन किया था। तो वो एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया, कोई 40 करके गया, कोई 49 करके गया, इस तरह वो एक कंबाइंड टीम एफर्ट से जीते, तो एक जेल टीम दिखाई दी। और मेरे ख्याल में कराची को इससे ज्यादा रन करने चाहिए थे अगर उनके ओपनर 176 बना रहे हैं। बिल्कुल नसीम राजपूत साहब हमारे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट हैं, हम सब की आंखों के तारे हैं बाबर आजम। क्या आप समझते हैं कल कराची किंग्स का स्कोर कम करने की भी बड़ी वजह बाबर आजम ही थे कि उनका आखिर में बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा था, उनसे शॉट ही नहीं लग रहा था? 3 दफा कैच हो गया, 2 दफा नो बॉल हो गई, 1 दफा वो कैच ड्रॉप हो गया, और फिर वो रन आउट हो गए कि वो हम देख रहे थे कि वो रन लेने के लिए नहीं निकलते थे जब शॉट नहीं लग रही होती थी। ये ऐसा हमने बाबर आजम को कभी नहीं देखा कि वो इतने डिप्रेस हो गए बैटिंग करते हुए। हमजा, अगर कल शर्जील खान सेंचुरी स्कोर ना करे ना तो कराची किंग्स की टीम 160 रन बनाती। जिस तरीके से बाबर आजम फंसे हुए थे, मैंने बाबर को वाकई आप सही कह रहे हैं, इस तरह फंसे हुए नहीं देखा। तो या तो क़यादत का बोझ है, फिर जाहिर है अब कराची किंग्स में अहमद वसीम क़यादत कर रहे हैं, या फिर वो कहीं और फंस गए थे जिसकी वजह से अब वो थोड़ा सा ज्यादा मेंटली फंस गए। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन 2 चीजें एक साथ बाबर के साथ हुई। देखिए, वो जो जिस वक्त उन्हें कप्तान बनाया गया, अगर वो एज ए प्लेयर खेल रहे होते उस वक्त, और शायद कोई ना कोई अनहोना सा प्रेशर उनके ऊपर आ जाता, आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो एकदम से आया था, तो शायद वो इतना इफेक्ट नहीं करता वो अगर एज ए प्लेयर खेल रहे होते। लेकिन चूंकि वो लीडर बन गए थे, अब उन्हें अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी थी, एज वेल एज 11 क्रिकेटर्स जो बाकी 10 क्रिकेटर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी, टीम की परफॉर्मेंस, प्लानिंग, हर चीज देखनी थी। तो ऐसा लगता है कि वो एकदम से सारी उनकी प्लानिंग जिंदगी की बिगड़ी है। लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको कम बैक करना चाहिए।
लेकिन जब से कप्तान बने उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और अम्माद वसीम के कराची के कप्तान बनने के बाद लग रहा है और नीचे आ गया हमजा। ओके, तो अब बताइएगा कि बेस्ट टीम आपके हाल में, अब जो अपसेट्स हो रहे हैं और ऊपर नीचे हो रहे हैं, ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स तो आप लाइट ना लें, वो मेरी टीम है। अच्छा चलें, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं जी। ठीक है, देखिए कम बैक करेगी, हर टीम कम बैक करेगी। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं PSL के, और हमने आमतौर पे देखा, आपको याद होगा लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स 4 साल तो आखिरी नंबर पर रहे, फिर लास्ट ईयर भी वो शुरू में कितना हारे थे, फिर एकदम से वो बैंड डंग ने जो है वो बबल गम खाना शुरू कर दी, और उसके बाद से एकदम लाहौर कलंदर्स की तकदीर बदल गई। तो वो क्रिकेट में चेंजेस आते हैं। पहले भी ये लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स शायद प्ले ऑफ में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो एकदम से चेंज आता चला गया, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक है। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। फरा की टीम बहुत अच्छा खेली, फरा के कप्तान ने कप्तानी बहुत अच्छी की, 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हमजा इतना ओपनली जो है इतराफ़ करने के लिए। लेट्स विश कि जो टीम सबसे अच्छी हो, क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं इवेंचुअली, तो जो टीम सबसे अच्छी हो वही जीते। हम इजाज़त चाहेंगे एक अच्छे दिन की दुआ के साथ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, और इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।